डेढ़ घंटे के लिए। और मार्केट में आज एक बहुत ही विचित्र काइंड का सेशन, विचित्र मतलब अगर आप मिड कैप देखेंगे तो लगेगा कि मार्केट कोलैप्स कर रहा है, बैंक निफ्टी देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि मार्केट रैली कर रहा है, निफ्टी देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं कर रहा है मार्केट। तो एकदम उस तरीके का सेशन आज मार्केट की। लेकिन कहानी है लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप। लार्ज कैप के लिए ठीक ठाक दिन, कुछ खास उथल पुथल नहीं, कल की रेंज के अंदर है हम बेसिकली, रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए ख़राब दिन। मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट इंटरडे में 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरा और जो ब्रेड्थ है वो भी काफ़ी ख़राब है, अब 450 पॉइंट इंडेक्स नीचे है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो क्या ग्राफिक्स चल रहे हैं पता नहीं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो खैर आज एक ऑप्शन राइटर्स का दिन है, तो कुल मिलाकर आज मार्केट के लिए एक फ्लैट सा दिन। हर्षिता वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो बहुत ही सीमित दायरे में और ये मार्केट बेसिकली हर उस ट्रेडर को वो कुछ करने को दे रहा है। अगर आप मंदी करना चाहते तो मिड कैप में आकर कीजिए, तेजी करना चाहते तो निफ्टी बैंक में आकर कीजिए। लेकिन अनुज, कंसिडरिंग कल एक्सपायरी का दिन है, उससे पहले आज की क्लोज, ये एकदम सीमित दायरे में किस तरफ नजरें होनी चाहिए, कैसे ट्रेड किया जाए? और क्या ठीक है कि अच्छी तेजी के बाद मार्केट कभी कभी इस तरह की बहुत रेंज बाउंड सेशंस भी दिखा देता है? देखिए हर्षिता, बात यह है सारी की सारी कि मार्केट ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपको इंट्राडे ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करके दे। ये मार्केट पोजिशनल ट्रेडर्स की मार्केट है, इस मार्केट में आपको लॉन्ग रहना है। मार्केट ने आज फर्स्ट सपोर्ट लेवल तक का डिप दिया, वहाँ से उसने रैली भी दी, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। इस मार्केट में लॉन्ग रहना है। 25,750 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पर। 25,800 से 25,850 तक की हर डिप को आपको ऐड करना है। बेसिकली ये है इस निफ्टी का एक इस समय का व्यू। 26,000 के ऊपर 26,200 से 26,500 के टारगेट्स बहुत जल्द ओपन होंगे इस मार्केट में। अभी भी इस मार्केट में अनफिनिश्ड बिजनेस है। मुझे नहीं लगता कि बस ये मार्केट 26 तक गया और वो रिट्रैक्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज ऑप्शन राइटर्स के नाम है बैंक निफ्टी, एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी बहुत ट्रैक्शन यहाँ पर आ रही है। देखिए बैंक निफ्टी ने आज फिर भी आपको अच्छी डिप दी, सुबह सुबह एकदम बाय जोन पर आया और वहाँ से आपको 200 पॉइंट की रैली दी उसने यहाँ, लेकिन अभी भी रेंज में घूम रहा है। 53,800 से 54,200 की वो बेसिक रेंज है। इस रेंज के बाहर आएगा अगर, तो मुझे लग रहा है कि फिर शायद बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। तो ये इनफैक्ट रेंज को ब्रेक करने की ज़रूरत, अब देखेंगे कि वो कितनी जल्दी होता है और वो आज और कल में होता है या फिर एक्सपायरी के बाद अगली सीरीज में होता है। वीरू, गुड आफ्टरनून। बताइए ये कैसा सत्र उभर कर आ रहा है स्टॉक स्पेसिफिकली? हर्षिता, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से अभी मेरी दो स्टॉक्स पे नज़र है हर्षिता, विद इन बैंकिंग लार्ज कैप। एक मैं एक्सिस बैंक को लेके आऊँगा, 1256.35 पर ट्रेड करता हुआ डे हाई का क्लस्टर। और स्पेशली मैं अगर बहुत शॉर्ट टर्म और आई थिंक 15 मिनट चार्ट्स पे, 30 मिनट चार्ट्स पे देखूँ तो मेरे को लगता है ये आई थिंक निफ्टी बैंक को एक पुश पॉसिबली प्रोवाइड कर सकता है। देखिए 54,200 बहुत टफ रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, बट स्टिल आई थिंक दो स्टॉक फ्यूचर्स प्लेस्ड हैं बड़े इंटरेस्टिंगली। एक है एक्सिस बैंक, बोथ इस महीने के स्टैट्स मतलब अक्टूबर के जो आपके स्क्रीन पे है, अक्टूबर फ्यूचर्स 68 लाख शेयर ओपनर्स जुड़े हैं। ये और इसकी ऑप्शन एक्टिविटी थोड़ा सा आई थिंक बायस पॉजिटिव रखिएगा इस स्टॉक पे। दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भी 1325 पे आज सुबह से टर्बुलेंस थी, बट अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। ये दो स्टॉक्स मेरे ख्याल से पॉसिबली निफ्टी बैंक को एक पुश दे सकते हैं। मैं निफ्टी बैंक पे बैट नहीं ले रहा हूँ, मैं इन दोनों स्टॉक्स पे बैट कर रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक और एक एक्सिस बैंक। और एक तीसरा स्टॉक जिस पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, दैट्स M&M फाइनेंस। स्क्रीन पे लेके आइएगा, 1.5% ऊपर है, 333.55 का स्तर यहाँ पे है। ये भी ऑलमोस्ट अपनी उस आई थिंक 13 सितंबर से लेके अब तक की पूरी वो ट्रैजेक्टरी जिसमें सब्सटेंशियल और काफ़ी समय बिता चुका है, काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है, उसको हायर लेवल्स पे काटने की तैयारी करता हुआ मेरे जहन में रहेगा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और M&M फाइनेंशियल्स। हर्षिता, तो ये इनफैक्ट क्लियरली BFSI साइड पर ही नज़रें और NBFCs बैंक्स मिलाकर वीरू ने कहा है इन पर नज़रें होनी चाहिए। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज मंदी वाले शेयरों के साथ शुरुआत करेंगे जब हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज हैं जो थोड़े से बैकफुट पर हैं और उसमें से खास तौर से FMCG और IT कंपनियां हैं। LTI माइंट्री 3.5% नीचे, टेक महिंद्रा में 2.5% का नुकसान, टाटा कंज्यूमर आज करीब 2% करेक्ट कर रहा है और टाटा मोटर्स में भी दबाव ही बना है। इसके अलावा डाबर आप देखिएगा
4.5% नीचे। OFSS में गिरावट, IEX दूसरा सत्र जहां पर नुकसान देखा जा रहा है और LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी कुछ करेक्शन ही देखने को मिला है। हालांकि कुछ तेज़ी की तरफ अगर आप गौर करिएगा तो वहां पर जो ट्रेड्स बैठे हैं उसमें पावर ग्रिड है, लगातार ये स्टॉक तेज़ी में है। एक्सिस बैंक जो वीरू मेंशन कर रहे थे, NTPC, टाटा स्टील, ये दूसरी बढ़त वाले ट्रेड्स हैं आज के लिए। टाटा कॉम में आज बड़े अरसे बाद 4.5% का इजाफा। प्रॉपर्टी स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टी ऊपर तो अपोलो टायर, अल्केम लैब्स में भी खरीदारी देखी गई है। ये है आपके लिए इस समय बाजार का ताज़ा हाल स्टॉक्स की जुबानी। अब देख लेते हैं इस समय ट्रेड किस तरफ बैठेगा, मंदी या तेजी, और माए जानकार आपकी मदद करेंगे। जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह फंडामेंटल्स पर राय देंगे। तो टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे पैनल में आज प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन थापड़िया, अमित सेठ और विकास सालुंके हैं। 215 पर बात करेंगे विवेक से। IEX लगातार दूसरा दिन कमज़ोर रहा है ये काउंटर, इस पर होगी डिटेल में चर्चा। फिर 220 पर कॉर्पोरेट स्कैन में हम फोकस करेंगे। सेंको गोल्ड के मैनेजमेंट से बातचीत होगी कि बढ़ती गोल्ड की कीमतों का बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, CFO संजय बांका देंगे साथ। 225 पर लक्ष्मण आपको बताएंगे पावर सेक्टर को लेकर अब सरकार का मेगा प्लान कैसे तैयार हो रहा है। 2:30 बजे आशीष आपको बताएंगे ज़ीरोधा के नंबर्स पर एक्चुअली इन बिटवीन द लाइंस कितनी रौनक है और क्या आउटलुक बन रहा है सेक्टर पर। 235 पर यतिन आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड्स के पास कैश का जो भंडार है उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। 245 पर मेगा IPO ह्युंडई की तैयारी हो रही है, लेकिन ह्युंडई की टक्कर हमेशा मारुति से रही है, तो नंबर्स क्या कह रहे हैं दोनों के आमने सामने अगर आप रखते हैं दीपाली से समझेंगे। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साथ देंगे। फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है, उनके पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। काबा सर बताइए इस समय की ट्रेड आपकी। गुड आफ्टरनून टू यू। और जो इस समय जो ट्रेड मुझे पसंद है इस वक्त वो है अल्केम। अल्केम में जो बढ़िया बेस बना हुआ है और आज का जो लास्ट के 1 घंटे का जो बार है बढ़िया बार है, ट्रेड कर रहा है 6180 पर, स्टॉप होगा 6130, मतलब करीब 50 रुपए का। मुझे लगता है ये 6300 तक जाना चाहिए। हो सकता है स्पिल ओवर हो कल तक, लेकिन ये 6300 पॉसिबल है। अल्केम में बेस बहुत बढ़िया बना है, में एक अच्छा मोमेंटम, और आज टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इसका जिक्र कर भी रहे थे। मानस नमस्कार, बताइए आपका स्टॉक। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए NTPC में खरीदारी करनी है, जहां पर 4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन उससे पहले एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला था। तो कंसोलिडेशन के बाद रैली रिज्यूम हुई है। मेरे ख्याल से यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 429 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 447 तक के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। करीब करीब 11-12 रुपए का आपको NTPC में देखने को मिल सकता है। अगर चाहे तो जो अक्टूबर मंथ का 440 का कॉल ऑप्शन है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके प्राइस करीब 15 रुपए के आसपास चल रहे हैं इस ऑप्शन में। 12.90 रुपए के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 22 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, NTPC और 440 की कॉल भी आपके पास एक विकल्प है। मीनवेल एक बार अमित जी को लिखाइए स्क्रीन पे। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून, हर्षिता मैम एंड अमित जी, एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी मेरी नज़र बैंक्स में ही है। आने से पहले मेरी नज़र भी ICICI और एक्सिस बैंक में पर्टिकुलरली पड़ रही थी। मैं ICICI बैंक चूज करना चाहूंगा। 2 दिन के रेस्ट के बाद ICICI बैंक एक अच्छी तरह से होल्ड अप कर रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली के लिए रेडी है। 1326 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 1312 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1340 एंड 1350। 1340, 1350 के लिए ICICI बैंक में तेजी का मौका। राजेश जी नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, सुबह से नजर मेटल्स पे है और मेटल में एक सुबह एक ओपनिंग के बाद एक डिप मिला था। आई थिंक ये डिप जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है, आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो एक अगर चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन टाटा स्टील एट अ लेवल ऑफ 161.80। इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा मेरा 159 का, यानी दिन के लो का, और इसका जो स्विंग का टारगेट है दैट इज 168 to 170। एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए जरा। बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट, एक्सपायरी का दिन, और अब देखते हैं ये 54,200 क्रॉस कर रहा है या नहीं। एक्सिस बैंक का अभी वीरू ने भी स्पॉट किया उसको। एक्सिस बैंक शायद
थोड़ा सा पुश देने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी को। आज ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रहा है। लगातार बात हुई है कि एक शेड बेटर है ये इंडेक्स और इसने आपको शानदार इंटरडे में भी ट्रेड्स दिए हैं। विकास सालुंके के पास चलते हैं। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मोमेंटम है। अभी भी मुझे लगता है कि डीएलएफ यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है मुझे। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने नोट डाउन किया था कि अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। वीकली चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट ये वीक में स्टार्ट में देखने मिला था, मुझे लगता है वो कंटिन्यू होते देखने मिलेगा। 940 के टारगेट के लिए यहाँ पे डीएलएफ को बाय करके जाना चाहिए। आज के डे लो का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, 902 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना चाहिए। वीकली और डेली दोनों भी चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहे, तो ऊपर में मुझे लगता है पहला टारगेट 940 के आसपास का डीएलएफ में देखने मिल सकता है। ओके, डीएलएफ आपका ट्रेड है। यहाँ टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई और निफ्टी बैंक इज एट डे हाई और एक्सिस बैंक अभी मार्क किया गया, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और निफ्टी को जो 20-30 पॉइंट का एक रिक्वायर्ड पुश चाहिए था वो प्रोवाइड किया है पिछले 2 मिनटों में, 3 मिनटों में। दैट्स आई थिंक आईटीसी 518 पे। थोड़ा टोस पे रहिएगा इस स्टॉक को लेके, मैं आऊँगा बात करूँगा, लेकिन पहले गौरांग जी का व्यू ले लेते हैं। ये देखिए आईटीसी आपकी स्क्रीन पे डे हाई। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और थोड़ा सा बाजार कंसोलिडेशन के फेज में गया विद आई थिंक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग इन मिड कैप्स। आपका कन्विक्शन आइडिया आज कहाँ का है? लार्ज कैप, मिड कैप, कहाँ फोकस कर रहे हैं आप? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ग्रासिम पर नजर काफी लंबे समय से है और ये जो नतीजे हमने अब तक देखे, हालांकि दूसरी तिमाही के नतीजे अगले महीने आना शुरू हो जाएंगे 10 तारीख के पश्चात, तो ग्रासिम पर खरीदारी की राय है। लक्ष्यांक में हमने ऊपर की तरफ लक्ष्यांक बनाए हैं करीबन 3000 के पार के। तो शुरुआत कीजिए इस तरह से और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, गिरावट पे जोड़ते जाएं ग्रासिम। मीनवाइल निफ्टी भी ग्रीन में आ गया अब, और अब 4 पॉइंट्स हम ग्रीन में आ गए हर्षिता, ये देखिए। और अगेन मैं फिर वही चीज़ रिपीट करूँगा कि इस मार्केट में आप लॉन्ग होइए और स्टॉप लॉस लगाइए, और हर डिप पर जब तक 25,750 इंटैक्ट है इस मार्केट में, हर डिप पर बाय करिए, क्योंकि बुल मार्केट है, जी हाँ। तेज़ी की मार्केट है। और अगर स्टॉप लॉस लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने एक लॉजिकल ट्रेड ली, उसमें स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया। आज सुबह भी अप्रोच ये है कि 25,850 के आसपास खरीदें और 25,700 का स्टॉप लॉस लगा दें। 25,871 देखिए लो पे तो किसी ने खरीदा होगा, लेकिन आपने अगर खरीदा 25,880, 25,890 पर, तब भी मार्केट ने आज आपको एक अच्छी खासी स्विंग दी है। आज की क्लोज इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम किसी भी कारण से, जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने मूव करना शुरू किया है, बैंक निफ्टी पर अगर हमने 54,200 क्रॉस कर दिया और निफ्टी पर अगर हमने एक बार फिर से 26,000 क्रॉस करना शुरू कर दिया, तो मुझे लग रहा है फिर जो कल शॉर्टिंग हुई है एफआईआईज़ की, वो मैसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी, मैसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी। वैसे भी कल एक्सपायरी का दिन है, ग्लोबल क्यूज भी ठीक ठाक हैं। अगर मार्केट सपोज करिए आप 25,980 के आसपास बंद हो जाए और बैंक निफ्टी 54,200, 250 के आसपास बंद हो जाए, और कल अगर आपको मिले गैप अप ग्लोबल मार्केट की वजह से, तो एक्सपायरी का दिन परफेक्ट रहेगा उस 26,200 की तरफ, उस टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए। अगेन जो भी करें स्टॉप लॉस लगा कर करें बेसिकली। तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें, स्टॉप लॉस लगा कर करें, लेकिन क्लियरली मार्केट शायद एक बार फिर इशारा कर रहा है कि डिप्स पर बाजार में एक बहुत बड़ा मौका खरीदारी में का बार बार बन रहा है। चलिए कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करेंगे और फिर हमारी जो टीम है उनसे भी बातचीत करेंगे। एफएमसीजी काउंटर्स थोड़े से लैकलस्टर रहे हैं कल और आज तक। इस समय मेरी नज़र अचानक आईटीसी पर गई और आईटीसी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 520 पर आ चुका है। मूव थोड़ा सा ही है, माइल्ड है, लेकिन ये इस समय अमित क्या चेस करने लायक है? क्या आईटीसी 519, 520 के आसपास आपको संकेत दे रहा है कि अब हम चलने को तैयार है तो इस समय डे हाई पर? जी मैम, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो आईटीसी का स्ट्रक्चर इज क्वाइट पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यही है कि जब भी लगता है कि थोड़ा चलने लगेगा, ये थोड़ा सा पुल बैक कर जाता है, लेकिन चलता जरूर है। तो इट्स अ स्लो एंड स्टेडी मूवर। यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमने पिछले 2 महीने से ये देखी, जब जब ये 20 डेमा पे ड्रॉप हुआ, वहां पे अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो काफी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड 2-3% का मिल जाता है वहां से। हैविंग सेड दैट, ये मूव में मुझे लगता है कि अगर हम 512 का स्टॉप लॉस लगाएं तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि ये 530 की तरफ जा रहा है। ओके, आईटीसी एक कैंडिडेट ये हो गया। दूसरा कैंडिडेट जो कि हमें अब 26,000 के कॉल राइटर के नज़दीक थोड़ा ले जाने का एक पुश देता हुआ, मेरे स्क्रीन पे इस वक्त जो एक्टिविटी है
ऑप्शंस में नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में वो है रिलायंस में। एक बार मानस को रखिएगा स्क्रीन पे, मानस 2988। अब इसका मतलब ये है कि एक तो डे लो से करीब 28 रुपये का पुल बैक, और कल की अप्रॉक्सीमेटली जो 80% ट्रेडेड ट्रेजेक्ट्री थी उसका हाई था 2992। आपका व्यू रिलायंस पे क्या है इस वक्त? देखिए अभी 3 या 4 दिन पहले जब स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया तो दो चीजें हुई। पहले 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, दूसरा स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है, क्योंकि आज भी जब मॉर्निंग में वीकनेस देखने को मिली तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके फिर वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 2960 2960 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, और 3050 ये पोजिशन टारगेट होंगे जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 3 से 4 सेशन में रिलायंस टेस्ट कर सकता है। रिलायंस डे हाई पर और रिकवरी यहाँ पे आईटीसी पुश प्रोवाइड करता हुआ, और स्क्रीन पे क्या इस वक्त मोमेंटम जनरेट कर रहा है निफ्टी 25,944 पे। मोमेंटम के लिहाज से देखें तो एक बार अच्छा जरा सिमंस लेके आइएगा, कल इसी कार्यक्रम में हमने जिक्र किया था 7200 ये हो गया। ये विकास आपके प्रेफर्ड ट्रेड्स क्या होंगे कैपिटल गुड्स में? कैपिटल गुड्स अपने 10 दिन में काफ़ी शॉर्ट शेड कर चुका है, स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स के साथ अक्टूबर में एंटर करने की तैयारी कर रहा है। प्रेफर्ड कैपिटल गुड्स के ट्रेड क्या होंगे? सिमंस, एबीबी, कमिंस, एलएनटी, बीएचएल, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी अविरेंद्र जी, मुझे एलएनटी यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा था। मैंने लास्ट वीक में भी एलएनटी के ऊपर रिसर्च किया था, तभी वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने मिला था, और अभी भी वो कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। सीमेंस में भी नो डाउट जो भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 50, 100, इन दोनों एवरेज के ऊपर ही वो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। बट मुझे कंपेरेटिवली लगता है कि एलएनटी में एक अच्छा मूव कंसिडर हो सकता है ऊपर की तरफ। 3900 के ऊपर की रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है ऊपर के साइड में। नीचे अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है वो 3700 के आसपास का देखने मिल सकता है। तो आज थोड़ा सा यहाँ पे एलएनटी साइडवाइज काम करते हुए देखने मिल रहा है, बट जैसे ही वापस ये 3800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट होगा तो 3940 और 3970 के आसपास की रेंज ऊपर की ओपन होते हुए देखने मिलेगी। सीमेंस में भी ऊपर की साइड में जो रेंज ओपन होगी वो 7260 के ऊपर जैसे ही वो आएगा वहां से वापस ऊपर की नई रेंज में ट्रेड करने के लिए वो रेडी होगा। तो दोनों भी काउंटर कंपेरेटिवली मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एलएनटी में मुझे ज्यादा स्कोप लगता है। ओके, तो चलिए एलएनटी ये हो गई प्रेफर्ड पिक। आईईएक्स यहाँ पर गिरावट रुकी नहीं रही है। कल ये स्टॉक 12% गिरा और आज भी अच्छा खासा दबाव है, और इसमें तेज़ गिरावट क्यों है और इस पर ब्रोकरेज से क्या कहना है ये जानते हैं विवेक से। विवेक, गुड आफ्टरनून, बताइए। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स 2 दिन से काफ़ी गिर रहा है। ये स्टॉक जो 232 रुपये पे थे आज ऑलमोस्ट 200 रुपये पे आ गया है, काफ़ी गिरावट दिखाई है। इसका ये कारण है कि कल हमने एक न्यूज़ डाली थी जहां कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सीईआरसी, गवर्नमेंट कि मार्केट कपलिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया कि कब हो सकता है मार्केट कपलिंग का इम्प्लीमेंटेशन, बट इसके कारण आईएक्स के स्टॉक के ऊपर एक सिग्निफिकेंट ओवरहैंग बन गया है और इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं। मार्केट कपलिंग का मतलब क्या है? करंटली समझते हैं कि आईएक्स कैसे फंक्शन करता है। आईएक्स एक ऐसा शॉर्ट टर्म पार मार्केट एक्सचेंज है जहाँ पे देयर इज़ बाइंग एज वेल एज सेलिंग बिड एग्रीगेशन, और जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस होता है। बट गवर्नमेंट का मानना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का मानना है कि कोई ग्रिड इंडिया या कोई गवर्नमेंट एंटिटी विल एग्रीगेट द बिड्स, और ग्रिड इंडिया ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है जहाँ पे टेस्टिंग चल रहा है, करंटली शैडो पायलट चल रहा है जहाँ पे दे आर टेस्टिंग वेदर देयर इज़ एनी बेनिफिट, कोई बेनिफिट है क्या मार्केट कपलिंग या प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस आउटसाइड ऑफ आईएक्स कर सकते हैं। इसका आईएक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? करंटली आईएक्स में प्राइस डिस्कवरी होता है, आईएक्स में वॉल्यूम्स होता है, बायर और सेलर दोनों मिलते हैं, और अगर आप देखोगे तो मार्केट शेयर आईएक्स का जो है करंटली शॉर्ट टर्म मार्केट में 85 से 90% है। अगर मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट हो जाता है इन एनी गवर्नमेंट एंटिटी तो देयर विल बी लॉस ऑफ मार्केट शेयर। 85% से एलआरए का मानना है कि ऑलमोस्ट 70% हो सकता है FY26 FY27 में, डिपेंडिंग ये कब इम्पैक्ट हो सकता है। आईएफएल का मानना है कि FY26 में ऑलमोस्ट 25% का EPS का इम्पैक्ट आ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है अगर मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट हो जाएगा तो। देयर आर अदर ब्रोकरेजेस टू। इन्वेस्टर कहता है कि अभी तक देयर इज़ नो फर्म प्रूफ that market coupling implement होगा तो that will be beneficial
और अगर मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट होगा, क्या दूसरे एक्सचेंजेस लोड शेयर कर सकते हैं और मार्केट शेयर कर सकते हैं, और प्राइसिंग क्या होगा? अभी तक IEX ऑफ कोर्स इज डोमिनेंट, ऑलमोस्ट अ मोनोपोली इन द शॉर्ट टर्म पावर मार्केट, बट अगर मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट होगा तो IEX के ऊपर डेफिनेटली मार्केट शेयर लॉस का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, ये एनालिस्ट का मानना है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से काफ़ी गिरावट है शेयर प्राइस में। बिल्कुल, देखिए कभी भी किसी कंपनी की अगर मोनोपोली हो तो जब तक मोनोपोली चलती है तब तक तो बहुत पैसा बनाती है कंपनी, लेकिन वो ब्रेक होती है तो वो ये रिस्क होता है। अच्छा, इसका 5 साल का चार्ट देखिए आप, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ये इसका 5 साल का चार्ट, ये पहली बार डी रेटिंग नहीं हुई स्टॉक की। 2021 में ये ब्लू आइट, ये सबसे ज़्यादा चलने वाला स्टॉक था, 40 रुपये से वन वे गया था ये 300 रुपये तक। इवन जो 52 वीक हाई आप देख रहे हैं ना, वो भी लाइफ टाइम हाई नहीं है इसका, लाइफ टाइम हाई इसका 2021 में लगा था। उसके बाद इस स्टॉक में वो डी रेटिंग हुई थी, लोअर लेवल से ये स्टॉक काफ़ी भागा था, और अभी भी अगर आपने 5 साल पहले लिया तो स्टॉक ने बड़ा पैसा बना कर दिया आपको। लेकिन इसमें तकलीफ ये है कि अब मार्केट ने अज्यूम कर लिया था कि पावर मिनिस्टर चेंज हो गया था, तो मार्केट ने सोच लिया था कि अब शायद वो तलवार उनके उस ऊपर से हट गई। लेकिन अब जो दूसरे पावर मिनिस्टर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये तो क्लियरली अभी हमारे एजेंडा पर है, ये सरकार की पॉलिसी बन गई है। ये सरकार की पॉलिसी बन गई है। इसके देखिए 3 साल में स्टॉक ने अब टेक्निकली आपको कोई रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि वो वहाँ तक गया, फिर उसमें डी रेटिंग आई, अब वापस वहाँ तक गया और फिर अब गिर गया यहाँ पर। गुरांग से एक व्यू लेते हैं। गुरांग, गुड आफ्टरनून, कोई व्यू आपका IEX पर? बहुत सारे ऊपर नीचे के पड़ाव इस स्टॉक ने देखे हैं और काफी सारे खबरों को लेकर के यहाँ पर, जैसे आप भी सही बता रहे थे अनुज, बुनियादी तर्क के आधार पर कवरेज नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे जानने मिला है, बहुत सारे छोटे या मझोले निवेशक इस स्टॉक में इसलिए फंसे थे क्योंकि इन्होंने ये सोच करके पैसे लगा लिया था कि इतना गिर चुका है, अब कितना गिरेगा, और फिर भी यहाँ पर गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। थमने का नाम नहीं ले रही है और प्रेशर रहेगा। अब जब तक आई थिंक वो सरकार की तरफ से डीकपलिंग फाइनली अनाउंस नहीं हो जाती, आई थिंक ये ओवरहैंग बना रहेगा, और उसके बाद स्टॉक वैसे भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश में रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। इस पर एक तकनीकी राय दे पाएंगे राजेश जी? जैसे अनुज भी कह रहे थे कि ये एक हॉटेस्ट काउंटर था, और उसके बाद जब से डीकपलिंग वाला शब्द इसके साथ जुड़ा है, तभी से यहाँ पर सेंटिमेंट भी डीकपल हो रहा है, तेजी इतनी ज्यादा नहीं हुई है। अर्षदा जी देखिए, नो डाउट IEX में एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है। अगर आप लेवल्स भी देखें तो 200 के आसपास इसका 50 डे बनता है, तो ये फिलहाल तो इसको कुशन देने की कोशिश हो रही है 50 डे के, लेकिन चार्ट थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिटोरिएट हुआ है। आई थिंक इवेंचुअली ये 200 का लेवल टूटेगा और ये जो गिरेगा तो नेक्स्ट पड़ाव आएगा इसका 190 to 185। तो आई थिंक इस पुल बैक को कॉन्ट्रा प्ले न करे, प्रोबेबली अगर एग्जिट मिलता है पुल बैक पे तो वो ज्यादा एक अच्छा प्ले होगा, तो इसका ट्रेंड तो डेफिनेटली वीक है। ये बात हुई IEX की, और अब यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है, लेकिन दूसरी पावर कंपनी, और खासतौर से कुछ ही देर पहले हम पावर ग्रिड का जिक्र कर रहे थे, वो एक आउट परफॉर्मर रहा है। NTPC जैसे काउंटर्स अगर आप देखिएगा वो भी आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। NTPC में ऑफकोर्स हम सब जानते हैं वो ट्रिगर है इसका जो ग्रीन का IPO आने वाला है, लेकिन इस सब के पीछे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान भी तैयार किया गया है। प्लान के तहत 9 साल में ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क 33% बढ़ाया जा सकता है। आगे और क्या डिटेल्स हैं, क्या है ये मेगा प्लान? लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, देखिए काफी पावर स्टॉक्स तेजी में हैं, सरकार का क्या इरादा है आजकल? दरअसल ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है, ये लंबे समय में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता बढ़ाई जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। इस प्लान के तहत 2032 तक का एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें सरकार 9.15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता बढ़ाने और उसको मजबूत करने पर। और इसमें पीक पावर डिमांड को एक लक्ष्य रखा गया है। एक अनुमान के मुताबिक 2032 तक 458 गीगावाट पीक पावर डिमांड हो जाएगी। तो उस पीक पावर डिमांड के हिसाब से देखते हुए ट्रांसमिशन लाइन उस डिमांड के हिसाब से बिजली का ट्रांसमिट कर सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और इस ट्रांसमिशन लाइन की खासियत ये होगी कि इसमें जो अभी इसका देखा जाए क्षमता, तो वह है 4.85 लाख सर्किट किलोमीटर है। इसको 2032 तक बढ़ा करके 6.48
लाख सर्किट किलोमीटर किया जाएगा। और इसमें जो परंपरागत तरीके से बिजली पैदा होती है उसके तो इंतजाम होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर खास फोकस किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर खास फोकस किया जाएगा कि उससे बिजली जो पैदा होती है वो भी उस ट्रांसमिशन लाइन पर व्यवस्थित तरीके से जा सके। और इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी प्लान में ट्रांसमिशन लाइन पर विशेष जोर इस बात को लेकर भी दिया जाएगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, खासतौर से सोलर एनर्जी जो होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए ट्रांसमिशन लाइन में। और इसमें केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर, दोनों स्तर पर ट्रांसमिशन लाइन को मजबूत करने का यहाँ पे प्लान है इस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के तहत। जी हाँ, तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के तहत ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार। एक काम करते हैं, थोड़ा सा पावर स्पेस पे ही रहते हैं और जरा गौरांग जी को स्क्रीन पर रखिएगा। गौरांग, अभी आप लक्ष्मण जी को सुन भी रहे थे, पूरा का पूरा आई थिंक खबर आपने सुनी भी। अभी पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आई थिंक पावर फाइनेंस कंपनियाँ, 3 धड़े हैं हमारे पास। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग व्यू कहाँ पे इस वक्त, और आपकी प्रेफर्ड बाय पावर में क्या है इस वक्त? तो वीरेंद्र, आज का मिड कैप फंड स्टॉक भी मैंने पावर जनरेटिंग क्षेत्र से ही चुना है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे जब समय आएगा। लेकिन एक वास्तविकता यह है वीरेंद्र, देखिए, एक तरफ हम हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं, उस ऊर्जा, वो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उत्पादन क्षमता में, उसको वहां से लेकर के उपभोक्ताओं तक, यानी कि आप और हम जैसे जो उपभोक्ता है उन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड लाइंस की जरूरत पड़ती है। और अनिवार्य होगा, जैसे जैसे पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपको अपनी जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ग्रिड नेटवर्क को भी बढ़ाना पड़ेगा। काफी कुछ कंपनियां हैं, एक कंपनी जिसके ऊपर खरीदारी की राय है वो पावर ग्रिड, अगर आपको प्योर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्ले खेलना है तो। लेकिन पावर ग्रिड ने भी कुछ ऊर्जा उत्पादन में अपने कदम रखने की बात की है, क्लीन एंड ग्रीन सोलर एनर्जी उत्पादन में कदम रखने की बात की है, यहाँ पर खरीदारी की राय है। पावर इक्विपमेंट्स में हमें केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां पसंद आती हैं। एंड पावर जनरेशन यानी कि ऊर्जा उत्पादन में एनटीपीसी है, टाटा पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, सीएससी है, ये सब विकल्प मौजूद है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बात करेंगे सेनको गोल्ड के मैनेजमेंट से। फेस्टिवल से पहले घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव रिकॉर्ड हाइज पर है। एमसीएक्स पर सोने का भाव अगले कॉन्ट्रैक्ट में 76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। इस पर बातचीत करते हैं। सेनको गोल्ड के सीएफओ संजय बांका हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, गुड आफ्टरनून। आसान शब्दों में समझाएं कि जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तब आपकी कंपनी पर क्या इम्पैक्ट होता है? क्या क्योंकि आपने पहले से गोल्ड लिया हुआ था, टेक्निकली आपको फ़ायदा होता है? क्या डिमांड पर इसका कुछ फ़र्क पड़ता है? ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ता है हायर गोल्ड प्राइसेस का? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि गोल्ड इज नाउ सीन एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। सो ग्लोबली चूंकि सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड के एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी आती है। हाँ, एज ए कंपनी, एज ए लिस्टेड कंपनी, हमने एक बड़ी इफेक्टिव हेजिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रखी है। और हेजिंग स्ट्रेटेजी का पर्पज ये होता है कि गोल्ड की प्राइस गिरने से हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। सो विद द सेम लॉजिक, जब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, हमें जो रियलाइजेशन गेन होता है दैट इज काउंटर्ड बाय द हेजिंग लॉस। क्योंकि हम एक हेजिंग पोजीशन में रहते हैं, ऑलमोस्ट हमने कहा है कि अर्निंग कॉल में भी 80 से 90% हम हेज रहते हैं। तो हमें कोई गोल्ड की प्राइस राइज होने से हमें कोई रियलाइजेशन गेन नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट का हमें हेजिंग पे लॉस या इम्पैक्ट हो जाता है। और एक सेकेंड ये होता है कि जब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए, मान लीजिए 10 या 15 दिन के लिए सेल्स कम हो जाती है। बट वापस जब कस्टमर्स को ये कॉन्फिडेंस हो जाता है, जैसे हम लोग 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे कि 2650 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, तो कल भी 2650 क्रॉस कर गया इंटरनेशनल मार्केट में, आज भी 2670 पर था गोल्ड की प्राइस। सो ये हो सकता है कि नेक्स्ट 4-5 दिनों में कस्टमर को अनसर्टेनिटी लगे और सेल कम हो जाए। बट इफेक्टिवली जैसे ही प्राइस स्टेबल होती है और कंटिन्यूस अपट्रेंड होता है, डिमांड वापस आनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि Q1 में हमारी सेल और सारी इंडस्ट्री की सेल ऑलमोस्ट 10 से 11% YOY ग्रोथ थी। और Q2 में जैसे ही कस्टम ड्यूटी गिरी तो हमें ऑलमोस्ट 30% का ग्रोथ हुआ। तो YTD हम ये बोल रहे हैं H1 में YOY हम 19 to 20% ग्रोथ करेंगे। So yeah, I think it's a very positive news for all of us that customers' confidence is coming back in gold as a store of value.
संजय जी नमस्कार। मैं तो हालांकि और प्रश्न पूछता पर लाइटर नोट पे पूछूंगा सर, कितने से हेज हैं आप, कौन से मार्क्स से गोल्ड पे है? मतलब एक इन्वेंट्री जो आपके हेजिंग लॉस है उसका एक जायजा लेने की कोशिश कर रहा था मैं। हम लास्ट ईयर जो थे, लास्ट ईयर हर क्वार्टर में मतलब ऑलमोस्ट 92% 95% हेज थे, राइट। और क्वार्टर वन में जो हमने डिस्क्लोज किया था करीब आई थिंक हम 80 to 90% बोलते हैं हम लोग। सो वी विल ऑलवेज बी हेज्ड मोर देन 80%। और बैलेंस कुछ कुछ टाइम पर क्या होता है, बिजनेस की नेसेसिटी होती है, हमें मार्जिन देना पड़ता है। बट ये हम जब रियल डिक्लेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि हम 80 to 90% हेज्ड रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी 80% ऑफ इन्वेंट्री हेज्ड है, तो रियलाइजेशन गेन आपको नहीं होता है। थिंक आपसे ये सेंस करना चाह रहे थे कि किस प्राइस पर आपने वो हेज किया हुआ है अपने पोजीशन को। आइदर वेज मैं आपसे बांका जी समझना चाहूंगी, आपने कहा कि थोड़ा सा नीजक रिएक्शन डिमांड पर आता है, लेकिन अब हम उस टाइम में उतर रहे हैं जहां पर एक तो शादियां पिकअप करेंगी, फेस्टिव डिमांड भी लौटेगी। उस लिहाज से क्या इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं, स्पेशली वो लोग जो स्पेसिफिकली जेवर बनाते हैं, उस डिमांड पर कुछ आउटलुक दे पाएंगे आप? जो हमने कहा था कि गोल्ड की प्राइस बढ़ने से टेम्पररी एक थॉ आता है प्राइस में, बट जब जो वेडिंग डिमांड है, जो कि वेडिंग जो क्वार्टर टू में नहीं थी और क्वार्टर थ्री में है, या अपनी फेस्टिव अपने दुर्गा पूजा और धनतेरस की डिमांड, वो सेल तो होती है ना। सिर्फ क्या था, वॉल्यूम कम हो जाता है। यदि ये कस्टमर की परचेज की रिक्वायरमेंट यदि 1.5 लाख हो या 2.5 लाख हो या 5 लाख हो, वो कस्टमर उस बजट का परचेज करेगा ही, सिर्फ वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए लास्ट महीने भर में गोल्ड की प्राइस 8 या 9% बढ़ गई है फ्रॉम 1 सितंबर लेवल, तो कस्टमर गोल्ड खरीदेंगे, 8 या 9% वॉल्यूम कम हो जाएगा। इफेक्टिवली व्हेन वी से दैट मेरा YOY ग्रोथ यदि 20% का है, और इफेक्टिवली लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर करीब 25 to 26% गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है, तो आपको 5% का वॉल्यूम डिग्रोथ हो जाएगा। संजय जी, आप लार्जली जाने जाते हैं ईस्टर्न बेस्ड कंपनी, कोलकाता में आपका हेडक्वार्टर और ईस्टर्न इंडिया में आप सबसे बड़े प्लेयर हैं। क्या IPO के बाद और लिस्टिंग के बाद क्या आपका प्लान है थोड़ा पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ाने का? मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हम इंडिया के सेकेंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड हैं, इंडिया के सेकेंड मोस्ट डिजायर्ड ज्वेलरी ब्रांड है। डिलॉयट ने हमारी लिस्टिंग वर्ल्ड की टॉप 100 लग्जरी ब्रांड में की है। सो हम हालांकि मार्केट लीडर हैं ईस्ट में, बट हमारा एक पैन इंडिया प्रेजेंस है। अपने नॉर्थ में दिल्ली गुड़गांव में हमारे करीब 22-23 स्टोर हैं, बॉम्बे में महाराष्ट्र में अपने 7-8 स्टोर हैं, साउथ में 5-6 स्टोर हैं। हम मार्केट लीडर ईस्ट में हैं, और हमारी फ्यूचर जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है, इट विल कंटिन्यू टू बी फोकस्ड ऑन एक्सपेंशन इन ईस्ट एंड नॉर्थ फॉलोड बाय वेस्ट एंड साउथ। तो हम एक पैन इंडिया प्लेयर हैं। जैसे आप दूसरे प्लेयर को भी देखेंगे, और यदि उनके यदि आप ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखेंगे, सारे रीजनल प्लेयर हैं, बारिक वन। कोई साउथ में लीडर है विद अ टोकन प्रेजेंस इन ईस्ट एंड नॉर्थ, हम उसी हिसाब से हम ईस्ट के मार्केट लीडर हैं with a good presence in west, south and north. तो फ्यूचर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी हमारी ईस्ट पर हाईली फोकस्ड रहेगी, फॉलोड बाय नॉर्थ। अच्छा बांका साहब, इनफैक्ट आपने Q1 के एंड में जब आप लोगों से बातचीत हुई थी, ये कहा था कि 20% तक की ग्रोथ इस साल में आप टारगेट कर रहे हैं। डिस्पाइट दिस प्राइस हाइक वो अचीव हो पाएगी आपको लग रहा है? नहीं, हमने ऑलरेडी बताया है ना, हमें तो अभी लास्ट एक सप्ताह पहले ही बताया था कि क्वार्टर टू में डिमांड बहुत अच्छी डिमांड आई है, जो कि कस्टम ड्यूटी के प्राइस गिरने से जो पेंटअप डिमांड थी आई है, और हमारा करीब 30% प्लस ग्रोथ हुआ है क्वार्टर टू में। तो इवन H1 में हमारी ग्रोथ उसी 18 to 20% रेंज में रहेगी, एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट फॉर द होल ईयर डिस्पाइट द गोल्ड प्राइस राइज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक कि हम 18 to 20% YOY टॉप लाइन ग्रोथ अचीव करेंगे। हमारी सारी स्ट्रेटेजी एक सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड है। तो टॉप लाइन एंड एज वेल एज बॉटम लाइन, हम बॉटम लाइन जो पैट है, पैट पे भी फोकस कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज पर भी फोकस कर रहे हैं, कस्टमर के बेस में ग्रोथ करने की फोकस कर रहे हैं, लॉयल्टी कस्टमर में फोकस कर रहे हैं। हमने अभी दो नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, मेरी गोल्ड बोल के, मेरी गोल्ड फिक्स्ड और मेरी गोल्ड फ्लेक्सी। उसमें कस्टमर जो पेमेंट करेंगे 50,000 और 1 लाख की स्कीम है, उसमें कस्टमर टोटली डी-रिस्क्ड है। तो ये सारी स्कीम जो हम लॉन्च कर रहे हैं टू एंश्योर दैट वी अचीव आवर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स।
अच्छा, अभी संजय जी जो नेशन वाइड एक्सपेंशन की बात हो रही थी, एक अनुमान है कि शायद आप करीब करीब 62 स्टोर्स और खोलेंगे अगले कुछ वर्षों में। ये क्योंकि जो आपका फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड ऑपरेटेड जो मॉडल होता है उसमें काफ़ी हद तक आप लोग एसेट लाइट रहते हैं, तो ये जो अगले 60-70 स्टोर्स खुलने हैं वो कौन से मॉडल के तहत आएंगे, फोफो या फिर कोको एग्जैक्टली? हम हर साल में ये बोल रहे हैं कि मिनिमम 18 to 20 स्टोर खोलेंगे, क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है। हमारा पहले अधिक का प्लान था 25 से 30 स्टोर का, गोल्ड की प्राइस बढ़ने से 18 से 20 स्टोर की बात कर रहे हैं हम। तो 8 से 10 स्टोर हम ओन खोलेंगे और सिमिलरली 10 से 12 हम फ्रेंचाइजी स्टोर खोलेंगे। फ्रेंचाइजी स्टोर जो हम बोलते हैं कि एसेट लाइट मॉडल, ये फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है। इस मॉडल की खूबी ये है कि जो फ्रेंचाइजी इज नॉट ओनली एक्टिंग एज अ कैपिटल प्रोवाइडर, ही इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द बिजनेस। वो बिजनेस को ड्राइव करते हैं, वो सेल्स को ड्राइव करते हैं, कस्टमर एक्विजिशन को ड्राइव करते हैं। जबकि फोको मॉडल में क्या होता है, फ्रेंचाइजी ने सिर्फ एक कैपिटल लगा दी, स्टोर अपने घर की जमीन को रेंट पर दे दिया है और वो मिनिमम गारंटी पर काम कर रहा है और सारा का सारा बिजनेस जो मेन कंपनी चलाती है, तो कंपनी की बैंडविड्थ फोको स्टोर चलाने में चली जाती है। हमारी स्ट्रेटेजी खूबी ये है कि हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, द फ्रेंचाइजी वर्क्स एज ए बिजनेस पार्टनर, ही इन्वेस्ट हिज ओन टाइम, एनर्जी एंड स्ट्रेटेजी एंड बैंडविड्थ। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो फ्रेंचाइजी की जो इन्वेंट्री टर्न है हमारे ओन स्टोर से अधिक है, क्योंकि वो एक जो ओनर है वो उस एरिया में प्रेजेंट है, उस लोकेशन में, उस सिटी में, उसको कस्टमर की पल्स मालूम है और वो खुद स्टोर में बैठ करके बिजनेस बढ़ाता है। तो हमारे जो फोफो मॉडल की ये खूबी है। ओके, अच्छा, एडवर्टाइजिंग पे कितना अब आप स्पेंड कर रहे हैं? आई थिंक कियारा आडवाणी आपकी ब्रांड एम्बेसडर है, आई थिंक शायद सौरव गांगुली भी थे बीच में, मुझे पता नहीं अभी हैं या नहीं है। सौरव गांगुली जी हमारे बहुत लंबे समय से हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो सिर्फ कलकत्ता के नहीं है, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। तो सौरव गांगुली तो इंटरनेशनल स्टार हैं, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। विद्या बालन जी हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बहुत लंबे समय से। हाँ, तो कितना आपका इसमें एडवर्टाइजिंग में फिर कितना खर्चा आता है और कितना और खर्चा करने का आपका मन है इसमें? हमारा देखिए 2% का एडवर्टाइजिंग स्पेंड, 1.8 to 2%। तो लास्ट ईयर भी करीब 101 करोड़ था, हालांकि आईपीओ ईयर था। और आपको हम ये बताएंगे कि जो हमारा जो कोविड ईयर था उसमें हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को कम करके अपनी सेल्स बढ़ा दी थी। तो गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर वी विल कीप द मार्केटिंग स्पेंड विद इन 1.8 to 2%, क्योंकि हमें फोकस सिर्फ ग्रॉस मार्जिन पर नहीं, हमें एबिडा पर और पैट पर भी करना है। तो जो मिडिल लाइन है बिटवीन ग्रॉस मार्जिन एंड एबिडा, उसमें कॉस्ट को कंट्रोल करके हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एबिडा को हम एटलीस्ट 20-30 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव करें और उसको पैट में डालें, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा कंसिस्टेंटली इम्प्रूव्ड रिटर्न मिले। और जब ब्रांड स्टेबल हो जाता है, यदि हम सेकंड मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड है, सेकंड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड है, ऑब्वियसली हमें ब्रांड पे हम खर्च को कम करके कस्टमर को अधिक वैल्यू देंगे, सो दैट ए विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर डिटेल में बातचीत करने के लिए, एंड गुड लक टू यू। तो Q2 एक जोरदार क्वार्टर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अब जाकर दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन Q2 में अच्छी खासी पिकअप देखने को मिली थी डिमांड की। प्राइसेस तब नियंत्रण में थी। इस समय जो प्राइस हाइक हुआ है वो लगभग 9% हुआ है, उसका वॉल्यूम पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। आपके लिए मैं निफ्टी स्क्रीन पर रखती हूँ जो फ्लैट है, लेकिन कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में फिर से लौटने की। 25,932 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए मिड कैप का हाल वैसा का वैसा, और ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक भी 100 पॉइंट ऊपर। लेंगे एक ब्रेक के बाद ब्रोकरेज बिजनेस की स्थिति कैसी उभर कर आ रही है, ये ज़ीरोधा के नंबर्स जो आए हैं उसकी जरिए, उस पर्सपेक्टिव से आपके लिए पेश करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। एक कंपनी जो हर कोई चाहता है लिस्टेड हो, लेकिन होगी नहीं, वह ज़ीरोधा। और डिस्काउंट ब्रोकिंग की शुरुआत करने वाली कंपनी आज इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर्स में से एक है और एक काफ़ी शानदार प्रॉफिटेबल कंपनी। FY24 में कंपनी को बम्पर मुनाफा हुआ है, लेकिन क्या ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रहेगी या यहाँ कुछ रेड फ्लैग्स हैं? कंपनी के को फाउंडर और CEO नितिन कामत ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। आइए
आशीष से समझते हैं कि क्या कहा है कामत साहब ने। आशीष, पहले तो नंबर्स बताए कैसे लग रहे हैं और क्या कहा फिर नितिन कामत? ये सब कुछ क्या जर्नी रही है ज़ीरोडा की। 15 अगस्त 2010 इसने कामकाज की शुरुआत करी थी और तब से भारतीय ब्रोकिंग इंडस्ट्री को कहना चाहिए रेवोल्यूशनराइज कर दिया है। इसने अपने इंडस्ट्री पीयर्स से कहीं बेहतर ग्रोथ डिलीवर करी और जैसा आप मेंशन कर रहे थे, आज इस देश की सबसे बड़ी ब्रोकिंग एंटिटी बन के उभरी है। जहां तक फाइनेंशियल्स की बात है, जो इसने FY24 के रिपोर्ट करें, वो फाइनेंशियल्स ओवर द ईयर्स मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। ज़ीरोडा आज 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू क्लॉक करता है और उसके सामने 4,700 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी, 61% साल दर साल प्रॉफिटेबिलिटी में जंप था इस FY24 में ओवर FY23। पर ये नंबर्स अपने आप में समझ में नहीं आएंगे, इसे मैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में रख के आपको दिखाता हूं। जरा प्लीज प्लेट फ्लिप करिएगा। और ये इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपैरिजन है, किसी एंजल वन, किसी ICICI सिक्योरिटीज के साथ। 4-5 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यूज इनके, और ज़ीरोडा आज 8,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज पे खड़ा हुआ है। ये कंपनीज 11 से 1,500 करोड़ रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी पे बैठी हैं, ज़ीरोडा 4,700 करोड़ रुपए का। और इसको ही मैंने और पर्सपेक्टिव रखने के लिए दिखाया किस तरह से प्रॉफिटेबल बिजनेस मेकिंग मशीन हो गया है ये। 56% के पैट मार्जिन्स इस समय पैट मार्जिन्स हैं ज़ीरोडा के। अच्छा, और डिटेल्स इन्होंने शेयर करी थी। इनके पास जितने तमाम कस्टमर्स के डीमैट अकाउंट्स हैं, उनमें 5,66,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं इन द फॉर्म। अब डीमैट में आप कैश भी कह सकते हो, आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ये सब पड़े हुए हैं। और इनके यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं या अकाउंट होल्डर्स हैं, वो 1 लाख करोड़ के इस समय अनरियलाइज्ड गेन्स पे बैठे हुए हैं। कामत साहब ने कहा है पिछले 3 साल जो मैंने आपको फाइनेंशियल दिखाए थे, उसमें जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी खड़ी हुई है सामने, कस्टमर फंड से 40% से ज्यादा की उनकी नेटवर्थ है। और अब ज़ीरोडा सेफेस्ट ब्रोकिंग कंपनीज में से एक है इस देश में। ना ही इस देश में, कामत साहब कह रहे हैं एक्चुअली दुनिया भर में वन ऑफ द सेफेस्ट ब्रोकिंग कंपनी हम बन चुके हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज, नंबर्स अपनी जगह, कामत साहब जाने जाते हैं अपने कैंडिड कह लीजिए या फिर वो फ्रैंक स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यूज के लिए। वो कह रहे हैं कि रेगुलेटरी रिस्क जो है ना, अब तगड़ी तरह से ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए मटेरियलाइज हो रही है। और ये सुनिएगा, वो जो ट्रू टू लेबल सर्कुलर आया था, वो अब अक्टूबर 1 से इफेक्टिव होगा। इन सब कंपनीज की रेवेन्यूज पे इंपैक्ट पड़ना शुरू होगा। ट्रू टू लेबल क्या था? सेबी ने कहा था मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो चार्जेस लेवी करते हैं, उन चार्जेस पे ट्रू टू लेबल रहें, उतना ही पास ऑन करें पूरा। फिर सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया, वो इंडेक्स डेरिवेटिव्स पे। कहा जा रहा है अगले हफ्ते सेबी की फिर मुलाकात होने वाली है FNO में, जो चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए। STT बढ़ गया इस बजट में। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट्स की लिमिट एक्सचेंजेस ने बढ़ा दी। 4 लाख तक तो कोई चार्ज ही नहीं कर सकते ये लोग। जो प्रिफर्ड या रेफरल बिजनेस था, उस पे इंपैक्ट है, क्योंकि एक्सचेंजेस ने कहा है कि आप ब्रोकरेजेस शेयर नहीं कर सकते। और ब्रोकिंग स्पेस में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, कामत साहब तो ये भी कह रहे हैं एक थ्रेट, एवर प्रेजेंट थ्रेट है मार्केट्स के गिरने की। एक परफेक्ट स्टॉर्म शायद ब्रू हो रहा है, और शायद जो बेस्ट था ब्रोकिंग इंडस्ट्री का, हो सकता है हमारे पीछे चला गया। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा कामत साहब के बारे में, वो टिपिकल एक कंजर्वेटिव साउथ इंडियन फैमिली से, और ये बात उन्होंने पहले भी कही थी कि मतलब आगे रिस्क हैं। और देखिए, जब आप इतना पैसा बना रहे हो तो एक हमेशा थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने में ही फ़ायदा है कि आप बोल के रखें कि नहीं। देखिए, एक चीज़ जो हमेशा उन्होंने कही है कि वी आर जस्ट 1 सर्कुलर अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस टर्निंग अराउंड। मतलब एक सर्कुलर आया और आपका अगर प्रॉफिट वगैरह कैप हो गया तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो बना लिया, एक कैश जनरेटिंग मशीन बना ली है, मुझे लगता नहीं कि वो डिरेल होगी। तो ये खैर क्लियरली एक, अब देखिए ज़ीरोडा अनलिस्टेड है, लेकिन इसको दिखाने का सिर्फ पॉइंट ये था कि किस तरीके की, ये केस स्टडी है, किस तरीके की इन्होंने ग्रोथ की है। कामत ब्रदर्स दोनों पहले ट्रेडर्स थे वैसे, उसके बाद उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बाद उसको एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट किया। और निखिल कामत तो अब, जो उनके नितिन कामत के छोटे भाई हैं, वो तो अब इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर बन गए हैं एक्चुअली। उनका यूट्यूब चैनल और उनके पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो वो तो मतलब सबसे आगे निकल गए हैं वो तो। खैर, बहुत दोनों भाइयों ने बहुत कमाल किया है, तो उनको ऑल द बेस्ट। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर सामने रखने के लिए। इससे एक और क्या चीज़ सीखने को मिली,
देखो ज़ीरोधा पे रोज़ सुबह सुबह लोग शुरू हो जाते हैं, ट्रेडर पैसा बनाए या ना बनाए, ब्रोकर पैसा बनाएगा। अल्टीमेटली बात ये है सारी की सारी कि ब्रोकर तो पैसा बनाएगा, क्योंकि ब्रोकर तो पैसा बनाएगा चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। हाँ, ट्रेडर को वो सब ब्रोकरेज, एसटीटी सब कुछ देने के बाद प्रॉफिट बनाना है, उस चीज़ का थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो सवाल फिर यही होता है ना कि क्या इन दूसरे स्टॉक्स, भले ही आप ज़ीरोधा के साथ कंपैरिजन करते हैं और बाकी कंपनियां जो पहले से हैं, लेगेसी प्लेयर्स हैं, उनका बिजनेस इतनी तेजी से नहीं ग्रो हो पाया, लेकिन क्या उन स्टॉक्स के जरिए पैसा बन सकता है? नहीं, बिल्कुल। एंजल ने छप्पर फाड़ के पैसा बना के दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने ज़बरदस्त पैसा बना के दिया। इनफैक्ट एंजल का मैं इसलिए बार बार मैं इस कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूँ कि ये ज़ीरोधा लिस्टेड नहीं है। अगर ज़ीरोधा लिस्टेड होती तो आपने जितने सारे स्टॉक्स के रिटर्न्स देखे हैं, एक बार एंजल का 2 साल का चार्ट प्ले कर दीजिए ज़रा, एंजल 1 का, जो आपने ये सब देखे हैं। और एंजल का मार्केट कैप करीब करीब 23,000 करोड़ का है इस समय। अब आप इमेजिन करिए, अब आप ज़ीरोधा को फॉर एग्जांपल कितना पी देंगे। अगर यहाँ पर मैं चार्ट मांग रहा हूँ स्टॉक का, एंजल का, एक बार वो चार्ट दिखा दीजिए। तो अगर आप इसने यहाँ पे 50 का पी देंगे, कितने का पी देंगे? अगर 50 का पी देंगे तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। 20 का पी देंगे तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। तो अब ये ना डिपेंड करता है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल जोमेटो का आप किस चीज़ का वैल्यूएशन दे रहे हैं? जोमेटो जस्ट एक एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, पेटीएम हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। इसको आप किस, स्पेशली जो या तो लॉस मेकिंग थी, अभी अभी प्रॉफिट मेकिंग हो रही है, उनको आप किस चीज़ का वैल्यूएशन दे रहे हैं, कितना मल्टीपल दे रहे हैं? तो इन दैट केस अगर ज़ीरोधा लिस्टेड होती तो किस मार्केट कैप पर होती मुझे नहीं पता। मतलब बहुत क्यूरियस डिबेट होगी। मैंने एक बार ये टॉपिक छेड़ा था और उस पर काफ़ी क्यूरियस डिबेट भी हुई थी कि इसका मार्केट कैप इस समय एक्चुअली कितना होना चाहिए। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स ये ज़ीरो ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियों ने ऑफ कोर्स कमा कर ली है, और बाकी लोग भी कंपटीशन में इन लाइन बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया आशीष उन तमाम डेटा पॉइंट्स के लिए। एंजल 1 आपकी स्क्रीन पर ये ताज़ा हाल है, आई थिंक वो लॉन्गर टर्म चार्ट की बात हो रही थी। एक टेक्निकली अमित कुछ रुझान है क्या आपका एंजल 1, मोतीलाल, ऐसे कुछ ब्रोकरेज प्लेस पर, या फिर बाजार से ही जुड़ी हुई दूसरी एंटिटीज पर? हम CDSL की खूब चर्चा करते हैं। रिसेंट पास्ट में हम BSE पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे जब से वो NSE के IPO के लिए रास्ता साफ धीरे धीरे करके होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इन लेवल्स पर कहाँ पर मौके हैं? जी मैम, अगर ये तीनों कंपनी को हम कंपेयर करें, CDSL, मोतीलाल ओसवाल एंड एंजल 1 आपने कहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा CDSL का स्ट्रक्चर फिर भी काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे एक पुल बैक हमने जरूर देखा था, स्टॉक अभी भी कंफर्टेबली 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप और आ जाए टुवर्ड्स 1480 तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1460 एंड प्रोबेबल टारगेट्स ऑफ 1525 टू 1550। बट डिप पे ही बाय करने की सलाह है CDSL को। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। चंदन तापड़िया जुड़ गए हमारे साथ। चंदन, गुड आफ्टरनून। और चंदन के भी मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे ये सब सुन के, क्योंकि उनके भी ESOPs की तो वैल्यू बढ़ी गई होगी इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये सब प्रॉफिट आ रहे हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून। चलिए आपकी ट्रेड इस समय की। चंदन, आप म्यूट पर हैं, शायद आप जवाब नहीं देना चाहते शायद मेरी बात का। बिल्कुल अनुज, आपने जो सवाल पूछा था मैं उसका बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो ब्रोकिंग में कुछ कंपनीज ने बड़ा मोमेंटम दिखा है। और जवाब और सवाल इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि पर्सनल हिस्सेदारी है, बट मार्केट में बात कर रहे हैं। और अनुज, मैं आपको बताना चाहूंगा 150 करोड़ के देश में अभी तक 15 करोड़ डीमेट अकाउंट है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रेडर्स जो भी हो, बट कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म टिके हुए हैं, जहाँ पे फिजिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और हमारा तो ऐसा मानना है कि जो 15 करोड़ जो डीमेट अकाउंट है, अगले 3 से 5 साल में 30 करोड़ यदि डीमेट हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से हर कंपनी को अपने जो एडवाइजर्स है उनको डबल करना पड़ेगा। तो आई बिलीव पूरे कैपिटल मार्केट में बहुत बड़ा स्कोप है। और जब हम निफ्टी की 25,000 से 50,000 की बात कर रहे हैं अगले 5 साल में, तो आप समझ सकते हो कि कितने ब्रोकिंग और कितने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे फोकस करना पड़ेगा। बट ये ट्रेडिंग आइडियाज पे हम बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि सेलेक्टिव पावर कंपनीज यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेक्टर है जहाँ पे वापस पिछले 7-8 वीक के कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम बना है। तो पावर के रेडार में था, बट अब एक नए ब्रेकआउट के लिए मैं NTPC पे फोकस करकरना चाहूंगा। NTPC एक स्लो एंड स्टडी मोमेंटम वाला काउंटर है, बट जिस हिसाब से इसने 425-430 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, लग रहा है थोड़ा सा मूव एक्सटेंड होगा। तो 424 के सपोर्ट से NTPC पे खरीदारी की सलाह है, 450 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए।
ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत करते हैं। चंदन, बिल्कुल सही बात कही वैसे आपने, और इस से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और आपको बहुत बहुत मुबारक। अब आपने कहा कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि किस गोल्ड माइन पर आप बैठे होंगे, तो उसमें नहीं जाते हैं। चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानस के पास चलते हैं, सस्ता ऑप्शन के लिए। मानस, बताइए क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक्सिस बैंक के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। इसका जो 1260 का कॉल ऑप्शन है, वहां पर खरीदारी करनी है एक्सिस बैंक के। 42 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको करीब 40-50 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के तौर पे अगर आप ऑप्शन में खरीदारी कर रहे हैं 1260 के अक्टूबर के कॉल ऑप्शन में, तो 34 का स्टॉप लॉस लगाइए और 65 की टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये 1260 के कॉल एक्सिस बैंक की बात हो रही है। मानस कह रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका 43 पर है, 65 के टारगेट्स के लिए आप ये पोजीशन ले सकते हैं। राजेश जी, बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। हर्षिता जी, देखिए मेरी नजर है ग्रासिम पे। मुझे लगता है ग्रासिम में जिस तरह से रिकवरी है बेसिकली आर्ली चार्ट पे, मुझे लगता है यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आ रहा है, जो टारगेट आ रहा है, वो है करीबन 2720 का। सो एट अ लेवल ऑफ 2650 इट्स अ बाइंग ग्रासिम। स्टॉप लॉस रहेगा 2620 का। ओके, ग्रासिम आज स्ट्रॉन्ग मूव, यहाँ पे 1% ऊपर 2670 का स्तर। विकास, आपका चार्ट के चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, मैं निफ्टी 500 में से डिलीवरी को यहाँ पे पिक करूंगा। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग बने, यहाँ पे जो डायरेक्शन मूविंग इंडेक्स है, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाते हुए ये काउंटर अभी 440 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। बट मुझे लगता है यहाँ से अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यू साइकिल उसने कंप्लीट कर चुका है। यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है ऊपर में। मुझे लगता है 470 के आसपास के टारगेट, 470 का एक टारगेट यहाँ पे लेके जा सकते हैं। नीचे में 430 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर आप देखोगे तो आज वहां से एक अच्छा मूव कंसीडर करते हुए देखने मिला है। डेली, वीकली तीनों इस पे और मंथली चार्ट पे भी ये काउंटर बहुत स्ट्रांग इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ आप मूव करते हुए देखने मिलेगा। तो इमीडिएट टारगेट 470 का रहेगा, नीचे में 430 इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो डिलीवरी मेरा बाय काउंटर है। ओके, डिलीवरी पर दाम लगाना। चलिए अब गौरांग जी के पास चलते हैं, मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग जी क्या पिक कर रहे हैं? तो ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र के ऊपर बात करी थी अनुज भाई, तो वहां से हमने टोरेंट पावर लिमिटेड का चयन किया है और लक्ष्यांक के रूप में मध्यम अवधि के लिए साधारण 2000 के पार के लक्ष्यांक नजर आते हैं, लेकिन अगर नतीजे अच्छे रहे तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। फार्मा पर एक अपॉर्चुनिटी गौरांग ने पकड़ी। चले सारे ट्रेड्स आपके लिए फटाफट रिकैप कर देते हैं, फिर एक और बड़ी एनालिसिस के लिए आपके सामने दीपाली भी पेश होंगी। शुरुआत हमने एक्सिस बैंक के साथ की। 1260 का कॉल ये पिक किया है मानस ने। 65 के टारगेट के लिए एक मौका है, 34 स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आया ग्रासिम जो राजेश सातपुते ने आपके लिए पकड़ा। यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी 2720 तक स्टॉक की जाने की है। तेज़ी की पोजीशन ही आपने लेनी चाहिए। विकास को पसंद है डिलीवरी का शेयर, ये जा सकता है 470 की तरफ। आज भी करीब 2-2.5% के गेंस देखने को मिले हैं। 430 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टोरेंट फार्मा है इस समय गौरांग शाह की पसंद। ये है आपके लिए वो 4 ट्रेड्स 4 का चौका में। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ मार्केट की। और आज सुबह से हम आपको हेडलाइन बता रहे हैं कि अब अगला देश का सबसे बड़ा आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा, Hyundai। जी हाँ, Hyundai सैंट्रो के लिए मशहूर, और इसने मारुति को काफ़ी तगड़ी टक्कर दी थी जब सैंट्रो लॉन्च हुई थी। वो बाजार में उतर रही है। माना यही जा रहा है कि अक्टूबर में ही ये कंपनी अपना $3 बिलियन का आईपीओ लेकर आएगी। यहाँ पर दीपाली को इस पर जोड़ेंगे, और दीपाली सिर्फ Hyundai की ही नहीं बात करिए। दीपाली आपको बताएंगी कि Hyundai के सामने मारुति के नंबर्स कैसे हैं और यहाँ पर किस तरह की स्थिति उभर कर आ रही है। एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि वैसे भी इस समय हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्रेक के बाद दीपाली को जोड़ेंगे और साथ ही अभय अग्रवाल को भी इस चर्चा में जोड़ेंगे ज़रूर। वेलकम बैक। अच्छा, बिग मार्केट वॉइसेस पर जाएं इससे पहले एक बार ज़रा एक चार्ट देखते हैं, MCX का आज का इंट्राडे चार्ट। और फिर अगेन मैं वही बात कहूँगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों को, जब भी आप कोई भी
बाय रिकमेंडेशन सुने या न्यूज़ सुने तो एक बार पहले पिछले दिन का चार्ट देख लें। और नॉर्मली सारे स्टॉक्स का बिहेवियर ऐसे ही होता है, पहले 10-15 मिनट ये सब स्टॉक्स थोड़ा सा आपको लगता है कि चल गए, उसके बाद धीरे धीरे स्लोली ये स्टॉक्स लगातार गिरते जाते हैं आज तक। और ये आज MCX के साथ भी यही हुआ और सुबह खुला ग्रीन में खुला, लेकिन उसके बाद लगातार वन वे डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्राइस्ड इन था, न्यूज़ सारी प्राइस्ड इन थी और वो न्यूज़ शायद आई इसलिए थी कि जिनके पास थी पोजीशन वो स्क्वायर ऑफ कर सके। खैर एनीवे, स्टॉक अब इस समय डे लो पर करीब 2.25% नीचे। चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि इस समय मौके कहाँ ढूंढ रहे हैं। अभय जी गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय बड़े मौके कहाँ पर हैं? काफ़ी सारे IPOs भी आ रहे हैं, वहाँ पर फोकस है या अभी भी सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज दोनों जगह है अनुज। इस समय हम काफ़ी ईगरली वेट कर रहे हैं अच्छे IPOs की। और अच्छी बात यह है कि जो IPOs आए हैं अभी रिसेंटली वो पेपर क्वालिटी जो है, कंपनीज की क्वालिटी और वैल्यूएशन दोनों काफ़ी फेयर रही है। तो उस हिसाब से इस मार्केट में जहाँ पे एक काफ़ी डिमांड है अच्छे क्वालिटी के आइडियाज़ की, उसमें IPOs का आना एक दोनों विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अच्छी कंपनीज को मौका मिल रहा है लिस्ट होने का और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को भी हमारे जैसे मौका मिल रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी स्पेस क्रिएट हो रही है। और Hyundai का जैसे आपने नाम लिया, काफ़ी ईगरली वेट कर रहे हैं हम कि IPO आए इसका, क्योंकि जितना बड़ी हमारी साइज ऑफ इकोनॉमी है उसके हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के पास ऑटो स्पेस में प्ले करने की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है फ्रैंकली। बिकॉज आप दो उसमें लार्ज कैप देख लें, मारुति और टाटा मोटर्स, और उसके बाद जो है वो कंपनीज इतनी स्केल्ड अप नहीं है। तो Hyundai का जो IPO है वो एब्सोल्युटली ईगरली अवेटेड है। आई एम होपफुल कि वैल्यूएशन उसका फेयर रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, एक बुल मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो डेफिनेटली इस समय अपॉर्चुनिटीज दोनों जगह दिख रही हैं अनुज, प्राइमरी मार्केट में भी और सेकेंडरी मार्केट में भी। इस प्राइमरी मार्केट के एक्शन पर आगे डिटेल में बात करेंगे, वो आपके लिए नंबर्स भी हम पेश करेंगे दीपाली जैसी हमारे साथ जुड़ती हैं। लेकिन दूसरे मौकों की अगर बात की जाए, इस मूव में जो हम 26,000 के करीब आ खड़े हुए हैं, बैंकिंग काउंटर्स का योगदान रहा है। आप देखिए एक्सिस क्या कर रहा है, HDFC बैंक का प्रदर्शन, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स, क्या यहाँ पर आप थोड़े से डबल डाउन हुए इन द रीसेंट वीक या फिर उससे पहले? अब है क्योंकि इधर तो सबका एक्सपोजर रहता है और आपका भी रहा है, क्या और खरीदा है आपने? इसमें हर्षदा हमारा थोड़ा नहीं बहुत कॉन्ट्रेरियन व्यू है। हम काफी समय से बहुत अंडरवेट हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, और उसका कारण ये है कि जो ग्राउंड लेवल डेटा हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन डिमांड, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स, प्लस जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो बढ़ रहा है, डिपॉजिट जनरेशन में जो तकलीफ हो रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगी बैंक्स की और NBFCs को, वो थोड़ा नेगेटिवली सरप्राइज करेंगी एनालिस्ट को, क्योंकि जो बैंक्स की गाइडेंस भी होगी फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर वो बहुत कॉशियस रहेगी। तो इसलिए मुझे अभी इस स्पेस में, काफी बड़ा स्पेस है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का, पर जो इसमें लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, NBFC जो लेंड करती हैं, उसमें हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव है अभी। आई थिंक लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज है बैंक, पर शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करेंगे ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। पर इसी जोन में जो बाकी और भी स्टॉक्स हैं जो लेंडर्स नहीं है, जैसे कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, CDSL, CAMS, या फिर इंश्योरेंस का पूरा स्पेस है, उसमें हम काफी पॉजिटिव हैं। और उसमें जैसे हमारा फंड फ्लो आता है, हम उसमें अपना पोजीशन बढ़ाते रहते हैं। लेंडर्स पे बहुत कॉशियस हैं इस समय हर्षदा। पर आप थोड़े से पॉजिटिव है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां भी पसंद है। अच्छा, चर्चा की शुरुआत में अभय वैसे भी कह रहे थे कि Hyundai को लेकर काफ़ी उत्साह है, उसके वैल्यूएशंस कैसे हैं उसका इंतज़ार रहेगा, जैसे वो प्राइस बैंड आएगा वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन Hyundai का हमेशा से मुकाबला मारुति के साथ हुआ है और ये हम अक्रॉस डेकेड्स देख रहे हैं जब से Hyundai भारत में आई है। अब ये भारतीय बाजार में लिस्ट होने की भी तैयारी कर रही है। तो मारुति बनाम Hyundai नंबर्स क्या कह रहे हैं? दीपाली हमारे साथ है इसी डेटा के साथ। दीपाली।
थैंक यू हर्षदा। और डेफिनेटली Hyundai के आईपीओ को लेकर काफ़ी यूफोरिया मार्केट में रहने वाला है। उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीज़न, एक तो इसका साइज़ 25,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ हो सकता है, और ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो मारुति का आईपीओ 2003 में आया था और अब 21 साल बाद इतना बड़ा आईपीओ आएगा। दूसरी तरफ आपने शुरुआत में कहा था कि Hyundai ने शुरुआत की थी सेंट्रो के साथ, टाइम रहते Hyundai ने स्ट्रैटेजी बदली, सेंट्रो की जगह अब Hyundai जानी जाती है अपने मिड साइज प्रीमियम एसयूवी क्रेटा के लिए, और यही वजह है कि इस इंडस्ट्री में पीवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मार्जिन्स कंपनी प्ले करती है। अब अगर हम फाइनेंशियल पिक्चर की बात करें तो शुरुआत करते हैं मारुति के साथ। अगर आप 9 मंथ FY24 का नंबर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जो Hyundai ने रिपोर्ट की थी इन 9 महीने के दौरान वो लगभग 4,383 करोड़ के आसपास रही थी। वहीं अगर हम मारुति की बात करें तो मारुति की जो प्रॉफिटेबिलिटी रही वो 9,331 करोड़ की रही है। इसके अलावा अगर रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ में Hyundai स्टैंड करती है 52,158 करोड़ का आंकड़ा रिपोर्ट किया था कंपनी ने, वहीं मारुति ने 98,240 करोड़ का। एबिटा पिक्चर देखेंगे तो 6,610 करोड़ के एबिटा Hyundai ने रिपोर्ट किया, वहीं मारुति का जो नंबर रहा वो 11,675 करोड़ का रहा। मार्जिन्स आप देखिए, सिर्फ मारुति ही नहीं, अगर आप बाकी पेयर्स से भी कंपेयर करेंगे तो भी हाईएस्ट मार्जिन्स Hyundai रिपोर्ट करती है 12.6% के आसपास के। अब आप देखिए मार्केट शेयर, ये FY24 के नंबर्स है। मार्केट शेयर Hyundai का 14.6%, मारुति का 41.7%। अगर टोटल वॉल्यूम्स देखेंगे जो बेची हैं दोनों ही कंपनियों ने, तो Hyundai ने 6.14 लाख यूनिट सेल की है FY24 में, वहीं मारुति ने 17.59 लाख यूनिट सेल की हैं। साथ ही अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे इनके पोर्टफोलियो में तो 10 मॉडल हैं Hyundai के पोर्टफोलियो में, वहीं मारुति के पोर्टफोलियो में 17 मॉडल है। ऑल्दो Hyundai के ये जो 10 मॉडल हैं इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो एसयूवी से आता है, वहीं मारुति के पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कार सेगमेंट है या फिर एंट्री लेवल एसयूवीज हैं वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अपना देती हैं। प्राइसिंग देखेंगे तो Hyundai की गाड़ियों की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 46 लाख तक जाती है, यानी i10 से शुरू होकर आपको यहाँ पर Hyundai Tucson मिलती है, और साथ ही साथ अब जो नई ईवी आई है आयोनिक वो 46 लाख रुपीस के रेंज में मिलती है। वहीं मारुति की गाड़ियाँ वैगनआर से 5.5 लाख रुपए से शुरू होकर इन्विक्टो तक जाती है जो कि 29 लाख रुपए तक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो टोटल रेवेन्यूज दोनों कंपनीज रिपोर्ट करती हैं उसमें कंट्रीब्यूशन एसयूवीज का कितना है, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग सेगमेंट रहा है पिछले कुछ सालों में। तो Hyundai का 63% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एसयूवीज की तरफ से आता है रेवेन्यूज में, वहीं जो मारुति का कंट्रीब्यूशन है वो 25% के आसपास स्टैंड करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए भी Hyundai के काफी अग्रेसिव प्लान्स है। जब से इंडिया में आई है तब से $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, और आगे भी ओवर नेक्स्ट डेकेड यानी 10 सालों में $4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑलरेडी प्लान कर रही है। अगले साल पहली मेड इन इंडिया ईवी गाड़ी कंपनी लॉन्च करेगी। तो ये कुछ की हाइलाइट्स हैं और इसीलिए Hyundai के आईपीओ को लेकर काफ़ी यूफोरिया आगे भी एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, और एक दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया। एक कंपनी जो वाकई में काफ़ी विजनरी रही और आते ही उन्होंने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आई थिंक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ही वहीं से खेला गया था, और उसके बाद लगातार मारुति की नेक पर रही ये कंपनी, आज भी नंबर 2 प्लेयर। और जैसा दीपाली समझा रही थी, सबसे ज़्यादा मार्जिन इसलिए क्योंकि एसयूवी में इन्होंने क्लियर डोमिनेंस लिया। ऑब्वियसली महिंद्रा एक अलग कैटेगरी के एसयूवीज़ में है, लेकिन मिड साइज़ एसयूवीज़ में क्लियरली इसने एक अच्छी खासी डोमिनेंस बनाई है। अभय जी, क्या व्यू होगा आपका इस आईपीओ में? सब्सक्राइब करेंगे क्या, और मारुति पर क्या व्यू है? नहीं, बिल्कुल करेंगे। अगेन अनुज, विद द कैविएट की वैल्यूएशन क्या होगी वो अभी क्लियर नहीं है, पर एज ए स्टोरी ऑटो सेल्स इन इंडिया स्पेशली जिस सेगमेंट में Hyundai केटर करता है विच इज मोर ऑफ अर्बन मोबिलिटी एंड अर्बन जो राइजिंग क्लास है जेन जी, और जो नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं उनके टेस्ट को केटर करता है। सो इट इज़ अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी विथ इज डिज़ाइन, उसके प्रोडक्ट्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सर्विसिंग, एक डोमिनेंट पोजीशन बनाई है उन्होंने मारुति के बाद। तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्ट रहेगा हमारा ही नहीं, मेरे ख्याल से सारे इन्वेस्टर्स का, और इसको ऐड करने का पोर्टफोलियो में। और मारुति इटसेल्फ जो आपने पूछा अनुज, इतना बड़ा लीडर है अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज। एक समय था जब हम देखते थे नंबर 1 to 10 कैटेगरीज जो है, जो फाटा का डेटा आता है उसमें हर एक में वो ऑलमोस्ट नंबर 1 पोजीशन थी उनके ब्रांड की। अभी डाइल्यूट हुई है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम महिंद्रा, टाटा है, कहीं पे किया भी अभी आ रहा है। तो पर ये एक साइन है बड़े वाइब्रेंट मार्केट का, ऑटोमोबाइल मार्केट का, और जैसे जैसे देश में रोड बन रही है और एस्पिरेशनल परचेज है लोगों का, तो ये 4 व्हीलर जो है ये डेफिनेटली एक डोमिनेंट कैटेगरी रहेगी इंडिया में अगले 5 से 10 साल तक।
जी, इस बीच आप निफ्टी को लेके आइए एक बार, और निफ्टी डे हाई पर और कल की जो क्लोजिंग ट्रजेक्टरी थी उसके ऑलमोस्ट हाइस को टेस्ट करता हुआ इट्स 25987। बैंक निफ्टी लीड ले रहा था, लेकिन इस वक्त लीडिंग बन गया है निफ्टी और डे हाई की ट्रजेक्टरी में इट्स 25988। ये अभय जी 4 दिन से स्पेशली यूएस में आई थिंक उस रेट कट के बाद से ही आईटी कंप्लीटली प्रॉफिट टेकिंग की ग्रिप में है, बट इस इंडेक्स ने बहुत जल्दी बहुत कुछ कमा के दिया भी था। आई थिंक 4 जून से लेकर लगभग अगर आप 12 सितंबर के स्विंग हाई को देखें तो शायद वो मेरे ख्याल से 28 से 32% का था। इंडेक्स 32,000 से करीब 43,800 तक। अब क्या प्रॉफिट्स वाकई आप लोग भी अपनी पोजीशंस पे कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में? आईटी में भी ये बैंक और आईटी दोनों ऐसे सेगमेंट है वीरेंद्र जहाँ पे हमारा अंडरवेट ही पोजीशन रहा है। और आईटी में मुझे अभी भी लगता है कि जो कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, उन्हें काफी काम करना है, अर्निंग्स ग्रोथ दिखानी है अभी भी। और जो थोड़ा एक मार्केट का पॉजिटिव नजरिया बना था, थोड़ी वैल्यू बेस्ड बाइंग हुई थी कि यूएस में रेट कट्स होंगे तो बैंक्स को फायदा होगा, तो बैंक्स ज्यादा बड़े ऑर्डर्स देंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे आईटी सर्विसेज कंपनीज को, और बजट भी बढ़ाएंगे। आई थिंक वो प्ले आउट हो गया है बहुत जल्दी। इस समय जो मुझे क्लियरली एक और हम भी उसको स्पेस को काफी देख रहे हैं, जो हमने 6 महीने पहले भी बात करी थी कि जो मेटल स्पेस है बल्कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि अब मार्केट का भी मूड यूएस रेट कट से निकल के चाइना में जो रिफ्लेशन हो रहा है और चाइना में जो पंप प्राइमिंग कर रही है गवर्नमेंट अभी, वो मुझे लगता है एक शुरुआत है एक लंबी साइकिल की चाइना में, जो एक मेटल और कमोडिटी बास्केट को एस्केलेट करेगा। और ये पूरा बास्केट है जिसने एवरेज परफॉर्म किया है पिछले 5 से 8 साल में, और लार्जली बिकॉज चाइना की कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन लो थी। पर मुझे लगता है कि अब ये एक ऐसा पैक है कमोडिटीज और मेटल्स जो कि अंडर ओन्ड है, और ऑल्सो एक जिसमें एक बिकॉज ऑफ लो सप्लाई एक सडन शार्प स्पाइक आ सकता है, जो मार्केट अभी भी फैक्टर इन नहीं कर रहा है। तो मैं कहूँगा आईटी से बनिस्बत हमें जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है वो है अभी मेटल स्पेस में, सोली बैक ऑन चाइनाज रिफ्लेशन बाय गवर्नमेंट। ओके, अच्छा मीनवाइल एक बार एमसीएक्स वापस देखते हैं, क्योंकि अब एमसीएक्स में स्लाइड और बढ़ रही है और डे लो पर अब ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स आईएक्स दोनों के लिए काफ़ी लास्ट मतलब थोड़ा सा आज दिन खराब रहा है। अभय जी, एक्सचेंजेस पर क्या व्यू है अब आपका? ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के एक्सचेंजेस हैं, लेकिन एमसीएक्स, आईएक्स, बीएससी, इनमें से कोई है क्या आपके पोर्टफोलियो में? जी, एमसीएक्स हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी समय से है, और मुझे लगता है एक अच्छी अगेन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। एज इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग बढ़ेगी और लोग इसको एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कमोडिटीज को देखने के बजाय जो एक्चुअल यूजर्स हैं हेजिंग के लिए आएंगे, तो एक डोमिनेंट प्लेयर है उसमें एमसीएक्स 96-97% मार्केट शेयर है, शुरू से रहा है। और नए प्रोडक्ट्स, नए ऑप्शंस, फ्यूचर्स, अब तो दोनों तरफ से ग्रोथ है। नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं, नई कैटेगरीज भी लॉन्च करते हैं, और थोड़ा टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस थे बीच में जो भी उन्होंने रिकवर कर लिया। तो मुझे लगता है ये एमसीएक्स डेफिनेटली एक एक्सचेंजेस में डिफरेंशिएटेड एक्सचेंज है बिकॉज ऑफ इस लीडर पोजीशन। बीएससी डेफिनेटली काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, सीडीएसएल में बड़ा होल्डिंग है उनका जिसकी भी वैल्यू मिलती है। पर एट द सेम टाइम आई थिंक हम भी वेट कर रहे हैं और मार्केट में काफी लोग वेट कर रहे हैं एनएसई की लिस्टिंग की पोटेंशियल। तो आई थिंक वो भी एक ऐसी कंपनी है Hyundai जैसी जो मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिसीव करेगी। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव व्यू है अनुज ऑन ऑल कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, एक्सचेंजेस ही नहीं मैं कहूँगा बल्कि सीडीएसएल, कैंप्स जैसी डिपॉजिटरी और आरटीए कंपनीज हैं जो एक ऑलरेडी लीडरशिप पोजीशन ले चुकी हैं एक कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री। अभय जी, ये कैपिटल गुड्स में आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि मुझे आज बीच में सीमेंस, कमिंस जैसे काउंटर्स में एक अच्छी खासी हरकत देखने को मिली थी। आपने मेंशन किया था कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है। एलएनटी शांत हो गया है, लेकिन बाकी काउंटर्स में रुक रुक के खरीदारी आ रही है। अभी भी बाई साइड पर हैं, लेकिन क्या अब कुछ और रिटर्न्स के लिहाज से इनमें उतना कन्विक्शन है जितना शायद 2-3 हफ्ते पहले हुआ करता था? ये देखिए हर्षदा, अभी ये स्पेस ऑब्वियसली अच्छा है, पर जो काफी वैल्यूएशंस हैं वो अब एक स्क्रीमिंग बाय नहीं है कि ये
अपॉर्चुनिटी को मैं देखूं बिजनेस की और उसके सामने अगर वैल्यूएशन देखूं तो बहुत बड़ा मिसमैच है। वो सिचुएशन अभी नहीं है। आई थिंक ये जो कैचअप रैली हुई सारे कैपिटल गुड अक्रॉस द बोर्ड, एबीबी, कमिंस, एल&टी और जितने भी नाम हैं, थर्मैक्स, ये एक कैचअप रैली हो गई है उसमें। तो अब यहाँ से सिमिलर रिटर्न एक्सपेक्ट करना वो मुझे लगता है कि गलत होगा। पर एट द सेम टाइम आपको एक सेक्युलर रिटर्न देंगे ये स्टॉक्स, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अभी इंटरेस्ट इन्वेस्ट हमारे जैसे इन्वेस्टर्स का ये है कि अब हम नए स्पेसेस ऐसे जो ढूंढे जहाँ पे जो रैली इन स्पेस में देखी कैपिटल गुड्स, अब हम वहां पे वो देखें। बिकॉज एज ए इन्वेस्टर हमारा काम होता है कि जो नए इमर्जिंग स्पेसेस हैं उस पर ज्यादा फोकस करें, और जहाँ पे फेयर वैल्यू पे है ऑलरेडी, या तो उसको होल्ड करें या थोड़ा उसमें प्रॉफिट बुक करें। ओके, 26,000 आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से। कल अगर आप मिस कर गए थे तो आप एक बार फिर देख लीजिए। और वाकई स्ट्रॉन्ग मूव और हार्ड डिप्स इस बाजार में अनुज काम करते हुए। अब आप बैंक निफ्टी को ले लीजिए, इसने तो और अच्छा लेवल दिया था आज। अब स्ट्रेटेजी पे आए अनुज, सीधे यहाँ पे काम करते हैं, वही ज़्यादा फोकस करने लायक चीज़ है। इंडेक्स पे व्यू क्या रहेगा कल के प्रोस्पेक्टिव से? कल निफ्टी की एक्सपायरी है अनुज। देखिए वीरू, मैं जो एक चीज़ एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह आपको साउंड करूंगा, लेकिन फिर कहूंगा वही बात जो सुबह कही थी और फिर जो 2 बजे के शो में भी रिपीट की थी। मार्केट में पैसा बनाएंगे वो लोग जो पोजीशन लेके बैठे रहेंगे। बैठे रहिए आप इस पोजीशन में, लॉन्ग रहिए, लॉन्ग कैरी करिए, हर डिप पर ऐड करिए। 2 मार्कर्स हैं आपके पास, निफ्टी पर 25,750 और बैंक निफ्टी पर आप समझ लीजिए करीब करीब 53,500। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट हैं तब तक यहाँ तक कि हर डिप पर बाय करिए। और आज भी देखिए निफ्टी ने क्या शानदार ट्रेड दी। पोजिशनल लॉन्ग्स को तो रिवॉर्ड किया ही, एंट्री दी, वो फर्स्ट सपोर्ट जोन तक आया, वहाँ से बाउंस बैक किया। बैंक निफ्टी ने देखिए क्या शानदार ट्रेड दी आपको, सुबह फ्लैट खुला, एंट्री दी, फर्स्ट सपोर्ट के थोड़ा ऊपर से घूमा और अब फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास। मेरा ये मानना है कि आपको कैरी करना चाहिए इस मार्केट में, और कल हो सकता है गैप अप मिल जाए, क्योंकि ग्लोबल क्यूज भी शानदार है। और अगर कल गैप अप मिला और जिस लेवल के शॉर्ट्स एफआईएस के वापस आए हैं सिस्टम में कल जो आए थे, अगर ये कवर होने शुरू हुए तो 26,200 निफ्टी पर ये कल पॉसिबल है। कल नहीं तो इस वीक में वैसे पॉसिबिलिटी है, थर्सडे फ्राइडे के बीच में। और 54,500 बैंक निफ्टी पर आई थिंक ये पॉसिबल है। अब आपका स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड हो गया आज का लो। आई थिंक 25,871 करीब निफ्टी पर था और 53,800 करीब बैंक निफ्टी पर था। बहुत ही एक वेल डिफाइंड अब आपके लिए स्टॉप हो गया वीरू, और इस मार्केट में लॉन्ग पर बने रहें, कोई इसमें स्ट्रेस आपको होना नहीं चाहिए। चलिए अभय जी से को भी यहाँ पर शुक्रिया करते हैं। अभय जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और अब एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी करते हैं। यतिन के पास जाएंगे डीलिंग रूम चेक के लिए और उसके बाद BTST कॉल्स भी लेंगे। पहले यतिन के पास चलते हैं। फिर यतिन बताइए कौन से स्टॉक्स डीलर्स के रडार पर? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले MCX स्टॉक ऊपर के लेवल से आपको सेलिंग दिख रही है। IEX यानी इन जनरल जो एक्सचेंज स्टॉक्स हैं यहाँ FI की अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है एक्सपायरी के पहले और डीलर्स को लगता है कि MCX के शेयर्स में भी यहाँ से 50 से 80 रुपये की डाउनसाइड हो सकती है। और काफ़ी सारे HNIs यहाँ अपना जो है पोजीशन उसको भी अनवाइंड कर रहे हैं और फ्रेश शॉर्ट्स भी यहाँ ले रहे हैं। हालांकि मेटल स्टॉक्स यहाँ अभी भी चमक बनी हुई है। वेदांता जैसे स्टॉक्स में अभी भी डीलर्स को लगता है कि अपसाइड बनी हुई है। यहाँ डीलर्स स्पेसिफिकली BTST की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि स्टॉक में यहाँ से भी 10-15 रुपये का अपसाइड देखने को मिल सकता है, यानी 2 से 3% की अपसाइड के लिए। और अगर अक्टूबर सीरीज़ की बात करें तो यहाँ लॉन्ग बिल्डअप जो हिसाब से हो रहा है वो हिसाब से डीलर्स वेदांता में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके तो ये डीलिंग रूम में देखिए बाय साइड के आइडियाज़, एक तो वेदांता डेफिनेटली है, मेटल्स में हमने देखा वैसे भी एक अच्छी खासी चमक बनी हुई है। चलिए हमारे जानकारों के पास लौटते हैं। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। MCX में वो बिकवाली और वेदांता में खरीदारी पर व्यू आया है डीलिंग रूम से। गाबा जी बताइए क्या ट्रेड लिया जाए अब जाते जाते? मेरे ख्याल से बजाज फिनसर्व पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1927, जा रहा है 2000 की तरफ, लेकिन पहला टारगेट रहेगा 1950, स्टॉप होगा 1928 रुपए का। तो ये इस समय गाबा सर की पिक। चंदन आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल देखें तो मेरा फोकस रहेगा रियल एस्टेट काउंटर से, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अब फेड के रेट कट के बाद में कहीं ना कहीं फोकस RBI गवर्नर पे रहेगा, और मेरा मानना है कि रेट सेंसिटिव सेक्टर पूरा यहाँ पे मोमेंटम दिखाते हुए नजर आएंगे।
तो ओबेरॉय रियल्टी पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। वीकली चार्ट में ग्राउंडिंग फॉर्मेशन बन के और लगातार पिछले 10-12 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन बने, रोल ओवर्स भी बेटर है और मेरा ऐसा मानना है कि कल मंथली एक्सपायरी के चलते यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी बनने चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने वॉल्यूम वेटेज एवरेज से काफी ऊपर चल रहा है। तो 1910 के सपोर्ट से ओबेरॉय रियल्टी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 2040 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, ओबेरॉय रियल्टी। मानस साहब का ट्रेड थर्सडे मॉर्निंग के लिए। तो देखिए, बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर करेक्शन हो गया, स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करनी है। करंट लेवल्स पे बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 7569 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 7800 के टारगेट सेट करने हैं बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में। पहले बजाज फिनसर्व आया, अब बजाज फाइनेंस आ रहा है, दोनों ही B2 काउंटर्स में एक अपॉर्चुनिटी। अमित, आपका ट्रेड? जी मैं ऑरो फार्मा कैरी करूंगा। ऑरो फार्मा एक स्ट्रॉन्ग 50 डेमा सपोर्ट से एक स्मार्ट रिकवरी दिखा रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऑरो फार्मा बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1510 का और टारगेट्स रहेंगे 1550 एंड 1570। ओके, राजेश सरपुते जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, देखिए मुझे लगता है कि पावर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर। तो सोच रहा था कौन सा लेके जाओ, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू गो अलोंग विद द पावर ग्रिड। मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, आज फॉलो थ्रू मिला है और एक छोटा टारगेट इसका पेंडिंग है, दैट इज 375 का। सो एट अ लेवल ऑफ 363 इट्स अ बाय इन पावर ग्रिड। स्टॉप लॉस हम 5 रुपीज का मेंटेन करेंगे, सो आवर स्टॉप लॉस विल बी एट 358। ओके, पावर ग्रिड यहाँ पे आपका टॉप कॉल। निफ्टी 26,025 पे, गौरांग ऑल टाइम हाई क्लोज देने जा रहे हैं हम। आप क्या कैरी करेंगे रेस्ट ऑफ द वीक के लिए, और आपकी जो पोजिशनल ट्रेड होगी वो क्या होगी? तो पोजिशनल ट्रेड में एक स्टॉक जिसका जिक्र मेरे ख्याल से हर्षदा ने किया था प्रोग्राम की शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में, वो है एनटीपीसी। एक ट्रिगर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को तो लेकर ही है, लेकिन लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछे तो करीबन 500 रुपए तक का लक्ष्यांक एनटीपीसी में नजर आता है। ओके, एनटीपीसी आज इस कार्यक्रम में पावर स्पेस पे काफ़ी बात भी हुई, डिस्कशन भी हुआ और स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो यहाँ पे व्यूज़ हैं पावर स्पेस को लेके। मीनवाइल अगर आप लिखे आइए आज का टॉप गेनर, दैट्स आई थिंक टाटा कम्युनिकेशन। अमित जी, इस स्टॉक पे मेरी आपसे सुबह सुबह मेरे ख्याल से बात हुई थी और उस वक्त हम उस ब्रेकआउट के एंटिसिपेशन में बात कर रहे थे और प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली 2077, 2124 पे। अब इसका प्रोजेक्शन क्या बन रहा है, जो आई थिंक आज के व्यू पर रिएक्ट किया, जिसने एक्ट किया, जो कॉल लेके जा रहा है, अब प्रोजेक्शन क्या है इसका? जी वीरेन जी, अच्छी बात ये है कि आज काफी अच्छे खासे वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट आ रहा है और जब भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि जो भी स्टॉक में एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो वोली मूव कंटिन्यू रही है। फॉर एग्जांपल एमएनएम, एस्कॉर्ट्स एंड ऑल एकदम हाईएस्ट वॉल्यूम बार बना है यहाँ पे। तो अगर किसी का इंट्राडे है तो वो तो क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कैरी करना है या फ्रेश पोजीशन बनाना है तो 2100 का एक टाइट स्टॉप रखे फॉर टारगेट्स ऑफ 2200 एंड 2250। बिल्कुल, कल ये स्टॉक वीरू मैं और आप डिस्कस कर रहे थे कल के मॉर्निंग शो में, और तब वो ब्रेकआउट स्पॉट किया गया था यहाँ पर। और इनफैक्ट इसका 52 वीक हाई लो की प्लेट देखते हैं, मेरे ख्याल से अभी भी हम अपने इसके स्टॉक के 52 वीक हाई से करीब 50 या 60 रुपये दूर हैं। अगर जो कल हमारी डिस्कशन हो रही थी 2190 के आसपास इसका, ओके आज एक्चुअली क्रॉस किया, कल हम दूर थे 60 रुपये, उसको आज क्रॉस किया। देखिए 3 अप्रैल 2024 को लगाया था इसने ये 52 वीक हाई और आज इसको क्रॉस किया, तो एक फ्रेश एक्सपेंशन की शुरुआत यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन में। कल 2020 या 30 पर था और अब वहाँ से 100 रुपये का ऑब्वियसली एक शानदार मूव है, तो फ्रेश ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। निफ्टी देखिए अब 80 पॉइंट ऊपर 26,021 पर, और अब आप समझिए अगर जिन्होंने कल शॉर्ट किया था और आज कवर नहीं किया वो क्या सोच रहे होंगे। 27272 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है भाजपा, बस 1200 पॉइंट, 4% का कुल मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जाते जाते मार्केट में लग रहा है कि वो एक तो पलक झपकते आ जाएंगे लेवल्स। देखिए मार्केट में जब मोमेंटम आता है ना तो वो ऐसे ही आता है। अब क्योंकि क्या होता है कि हर कोई, मैं अभी बता रहा हूँ, आज जैसे फॉर एग्जांपल अब ये सब चर्चाएं हो रही हैं कि भाई मार्केट में इस समय काफ़ी एक्सूबरेंस हो गई है। मैं मानता हूँ मिड कैप में हो गई एक्सूबरेंस, लेकिन लार्ज कैप ने तो अभी चलना शुरू करा है। जी हाँ, लार्ज कैप ने भी चलना शुरू करा है और
वैल्यूएशन देखिए आप निफ्टी की, वैल्यूएशन देखिए आप बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज भी भले ही ऑल टाइम हाई पर आया हो, वैल्यूएशन के हिसाब से अपने ऑल टाइम हाई से कम 20% चीप होगा, कम से कम। निफ्टी भले ही मतलब चीप ना हो, लेकिन निफ्टी भी अपने मीडियन वैल्यूएशन से थोड़ा ही ऊपर होगा। बैंक निफ्टी तो अपने पीक वैल्यूएशन से एटलीस्ट 20% सस्ता होगा अभी इस समय। तो इसके लिए मूव आने की शुरुआत हुई है, और ऐसे मार्केट नहीं करेगा कि बस सीधा 26,000 पर एक वो गया और फिर नीचे आके 25,000 पे आपको एंट्री दे दी। नहीं, बाय तो आपको यहीं करना पड़ेगा। करेक्शन आनी भी है ना, वो आपकी बाइंग के बाद आएगी, ये आप समझ के चलिए। ये अगर आप वेट कर रहे हैं ना कि मैं करेक्शन में बाय कर लूँगा, नहीं, करेक्शन आएगी भी ना तो आप जब तक आप बाय नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। पहले आप बाय करिए, फिर मार्केट आपको करेक्शन देगी, और उस करेक्शन में फिर आपको ऐड करने का मौका देगी। आपको कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा। आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मैं जब तक 2500-500 नहीं आएगा तब तक नहीं खरीदूंगा, क्योंकि हर लेवल पर आपने ये सोचा है कि जब तक 500 पॉइंट नहीं गिरेगा, जब तक 1000 पॉइंट नहीं गिरेगा, मैं नहीं लूंगा। उस चक्कर में कितना मिस हुआ है मार्केट। ये 21,000 से वन वे रैली चल रही है। एग्जैक्टली मैं ये बोलने वाली थी कि मुझे कि वो 20-21,000 से मार्केट में जब कन्विक्शन के साथ कहा था कि देखिए लॉन्ग टर्म बुल रन का एक बड़ा मौका है। एग्जैक्टली तो मार्केट ने आपको डीप करेक्शन नहीं दिया, डीप करेक्शन नहीं दिया, आपको चलते बाजार में ही उतरना पड़ेगा। 1000 पॉइंट की करेक्शन दी है, एक 500 पॉइंट की करेक्शन दी है। वो जो इलेक्शन वाले टाइम पे आई थी वो 2000 पॉइंट की, उसको मैं एग्जैक्टली करेक्शन नहीं मानूंगा, क्योंकि वो एक दिन का वनडे अफेयर था, तो उसको करेक्शन मानना ठीक भी नहीं होगा। उसको आप छोड़ दें एक बार के लिए। तो ये वाली जो आपको डिप दिखाई देगी करीब करीब जुलाई अगस्त के करीब जो आई थी, ये 1000 पॉइंट वाली डिप थी। उसके बाद एक आपको 500 पॉइंट की डिप मिली, दैट्स इट। उसके अलावा मार्केट ने आपको डिप नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप आ नहीं सकती, आ सकती है, लेकिन वो भी आपके लिए ऐड करने का मौका होगी, क्योंकि ये हम एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में हैं और ये स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में हम। और एक चीज़, मार्केट में क्यों बीच बीच में कंसोलिडेशन आएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े आईपीओज आएंगे। देखिए Hyundai का आईपीओ $3 बिलियन का, स्विगी का आईपीओ $1.25 बिलियन का, ये बहुत सारी लिक्विडिटी सकआउट करेगा। एक 6,000 करोड़ का बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, 4 दिन तक मार्केट कहीं नहीं गया था, और जैसे ही वो पैसा रिलीज हो मार्केट में एकदम से जंप आ गया। तो ये मार्केट में फिर होगा, क्वालिटी आईपीओज आएंगे और उसमें काफ़ी पैसा आपका सकआउट होगा। लेकिन पैसा आप बना पाएंगे अगर इस मार्केट में आप बड़े ट्रेंड के साथ रहेंगे। मेन चीज़ देखिए, टारगेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, टारगेट से कोई इशू नहीं है। 27272 एक फैंसी नंबर है, मैंने ले लिया। किसी और का कोई और फैंसी नंबर हो सकता था, वो ले सकता था। लेकिन पॉइंट ये है कि बड़ा ट्रेंड क्या है, बड़े ट्रेंड के साथ अगर आप बने रहेंगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। बहुत लोग कहेंगे कि लास्ट के आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में इस तरीके की रैली आ गई, क्या कोई बास्केट बाइंग हुई, क्या कोई शॉर्ट कवरिंग आई, मुझे नहीं पता। और मैं लोगों से फिर यही कहूँगा, ये सवाल ही गलत है कि क्या हुआ, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास था क्या? अगर आपके पास था तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको और आज 80 पॉइंट ऐड हो गए आपकी पोजिशनल ट्रेड में। जी हाँ, तो ये देखिए, और कल याद रखिएगा एक्सपायरी वाला दिन है, उससे पहले भी थोड़ा सा आज मोमेंटम क्लोजिंग पर देखने को मिला है। 26,000 नई ऊंचाई पर। ऑफ कोर्स आपको याद होगा कल 26,011 पर हम पहुंचे थे, लेकिन वहां पर टिके नहीं। आज जिस तरह के आसार हैं और जिस फ्लो के साथ आखिरी 10 मिनटों में वो तेजी बनी है, इसके ऊपर टिकने की पूरी स्थिति में हम पहुंच रहे हैं। अच्छा, वायदे बाजार का कुछ अपडेट भी आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स वायदे के बैन में जाएंगे, बाहर निकलने वाली स्थिति में कोई नहीं है। तो यहाँ पर 5 और नाम जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो आरबीएल बैंक है, जहाँ पर पोजीशन करीब 102% के आसपास आ चुकी है, तो वो बैन का हिस्सा बन सकता है कल सुबह में। पंजाब नेशनल बैंक एक दिन के लिए रिलीफ मिली है, फिर से बैन में जाने की तैयारी कर रहा है ये 101% की पोजीशन के साथ। LIC हाउसिंग में 100% से ज़्यादा की पोजीशन है, और मन्नपुरम और साथ ही साथ बंधन बैंक में भी 98% और 96% तक की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो दरअसल बैन का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक बार HUL आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में HUL आपके बाकी सभी FMCGs में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। आज ज़्यादातर समय, इनफैक्ट 99% ऑफ द ट्रेडिंग डे HUL नेगेटिव टेरिटरी में था। मार्केट में जो पिकअप आया, HUL में भी थोड़ी सी शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दिए हैं। 0.25% का मूव आपकी स्क्रीन पर है। ITC हम वैसे भी मेंशन कर रहे थे, 517.19 के आसपास वो क्लोज देखने को मिलेगा। लेकिन इस बाजार में बजाज फिनसर्व, जो आई थिंक प्रकाश जी ने पिक किया था, और बजाज फाइनेंस, ये 2 बड़े मूवर्स आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेड में रहे हैं, जहां पर हमने देखा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। माने श्रीराम फाइनेंस में भी कल के लिए कुछ थोड़ा सा कन्विक्शन दिख रहा है क्या, या फिर कल खुलने के बाद ही देखेंगे कितना फॉलो थ्रू आता है? देखिए, सपोर्ट तो बहुत अच्छा लिया है, स्टॉक करेक्ट हुआ, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक छोटा सा हैमर पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे। मेरे ख्याल से तो अगर एक BTST की तरह भी देखें
तो उसको यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। 3450 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और जो नए टारगेट होंगे वो अब 3700 रुपए के आसपास के रहेंगे। श्रीराम फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और एक दो स्टॉक्स देख लीजिए जो कि बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रोल ओवर्स लेके जा रहे हैं। आज जिस प्रकार की पारी अपोलो ने खेली, अपोलो अपने साथ नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे रोल ओवर्स कैरी कर रहा है। उसके साथ साथ रियल्टी स्पेस में ओबरा रियल्टी अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, मेरे ख्याल से सेकंड बेस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ रियल स्टेट स्पेस में ओबरा रियल्टी। और एक रखिए आप मिड कैप बैंकिंग में फेडरल बैंक। हम सुबह से गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड की जलवे थे आज तमाम वो बैंक्स भी जिनका एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू गोल्ड बिजनेस से आता है, गोल्ड डिस्बर्समेंट से आता है। आज 192.20 पे एक बड़े डाउन स्विंग के बाद पूरा का पूरा अगस्त ये अनवाइंडिंग मोड में था। 100 डे एक्सपोनेंशियल में इसने स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। और एक स्टॉक और रखिएगा स्क्रीन पे जहाँ पे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। बैंक निफ्टी उतना नहीं चला, आखिरी में चला एक्सिस बैंक 2% ऊपर। एक्सिस बैंक भी अब ऑलमोस्ट उस लेवल को रीगेन करता हुआ 24 जुलाई 2024 को इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ था जब इसने 20 डे को तोड़ा था। आज एग्जैक्टली उस प्राइस को स्ट्राइक करता हुआ 2266 पे। और एक पॉसिबली लास्ट स्टॉक रखूँगा जहाँ पे अच्छा मूव आया आज, और वो मेरे ख्याल से प्रकाश सर की कॉल भी थी 2 बजे की, एलकेम 6237 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और आई थिंक थर्ड और फोर्थ जो बेस्ट क्लोज है इस स्टॉक का। अनुज बिल्कुल। तो 3 मिनट बाकी है मार्केट क्लोजिंग में, कुछ और एक आध स्टॉक्स और देख लेते हैं जहाँ पर इस समय थोड़ा सा मूव्स अच्छे आ रहे हैं। क्लियरली सुबह से बात हो रही थी डाबर और ओरेकल की। अच्छा, एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और देख लेते हैं एक बार। अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का रेट देखें आप, अब 4% ऊपर, और क्या शानदार रिवर्सल रहा है इस स्टॉक में। गाबा सर, इस पर कोई व्यू होगा लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्ट्रेच है गोदरेज प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं आ सकता, बिल्कुल जा सकता है। अगर आज भी किसी के पास है तो सिर्फ 3240 का स्टॉप लगाना है और इसको राइड करना है। 3400 पॉसिबल है, 3500 भी पॉसिबल। आपने कहा लॉन्ग टर्म के लिए, इनफैक्ट यहाँ पर एक बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है। इस महीने अगर यहीं पर भी बंद हो गया तो एक जनरेट हो जाएगा, वो करीब 4000 की तरफ ले जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है गोदरेज प्रॉपर्टी। शॉर्ट टर्म के लिए भी एक ट्रेडिंग बैट बनता है। ओके, तो ये इस समय गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का रेट। चलिए आप स्क्रीन पर चलते हैं बिग वॉल पर और देखिए क्या शानदार क्लोज निफ्टी के लिए 26,000 के ऊपर। ये पहली बार होगा। अब एवरेजिंग पता नहीं शायद 26,000 के ऊपर रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, क्योंकि आखिरी के 30 मिनट की एवरेजिंग लगेगी और उसमें मूव जो थे वो 3:10 के बाद आने शुरू हुए थे। तो शायद एवरेजिंग के बाद भले ही उसके ऊपर ना बंद हो, लेकिन 26,020 पर प्रोविजनल क्लोज निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी 54,100 के काफ़ी करीब, 54,091 पर। आज निफ्टी आईटी थोड़ा सा नीचे था, लेकिन करीब 0.5% नीचे निफ्टी आईटी। मिड कैप इंडेक्स में आज सेलिंग थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 2.5% नीचे था। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन गिरने वाले शेयर्स के फेवर में था आज का। सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं आज की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.5% ऊपर, बैंक निफ्टी 0.25% ऊपर, मेटल्स 0.5% ऊपर, रियल एस्टेट 0.5% ऊपर। इसमें तो पूरा गोदरेज प्रॉपर्टीज का काम था, कमाल था। सीपीएसई इंडेक्स में अच्छे मूव्स थे, करीब 1% के, लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स यहाँ पर एक बड़ी डिक्लाइन आई, करीब 1% इंडेक्स नीचे था। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं अब आपकी स्क्रीन पर और देखते हैं कि कहाँ पर तेज़ी, कहाँ पर मंदी। सबसे ऊपर पावर ग्रिड। आज जैसा हम शो में भी डिस्कस कर रहे थे, पावर स्टॉक्स के लिए बड़े मूव्स, तो 4% ऊपर पावर ग्रिड। एक्सिस बैंक करीब 2.5% ऊपर, एनटीपीसी करीब 2% ऊपर, बजाज फिनसर्व, ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर तेज़ी थी। एचडीएफसी बैंक, अब ये स्टॉक 1780 पर बंद होता हुआ, इसका ऑल टाइम हाई है 1794, मतलब 14 रुपये दूर रह गया अब अपने ऑल टाइम हाई से। आईटीसी भी काफ़ी करीब ऑल टाइम हाई के, रखिए उसको हीट मैप पढ़ रहा था मैं उसमें से एक्चुअली। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, आईटीसी, आइशर, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, भारती एयरटेल, इन सब स्टॉक्स में तेज़ी। मंदी कहाँ पर थी? सारे के सारे आईटी स्टॉक्स, एलटीआई, माइंट्री, टेक महिंद्रा, उसके अलावा आपका टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, कोटक, ये कुछ स्टॉक्स थे अच्छा जहाँ पर आज डिक्लाइन थी। आज तो कुल मिलाकर एक जोरदार सत्र बना है मार्केट के लिए। 26,000 कल इसके दर्शन हुए, आज इसके ऊपर का क्लोज देखने को मिला है, तो 26,013 के आसपास यहाँ पर मामला जाकर टिकता हुआ। 73 पॉइंट की बढ़त और निफ्टी बैंक भी आपके लिए एक जोरदार सत्र दिखा रहा है। ऑन द बेल ये है फिलहाल आपके लिए
26,008 के लेवल्स, 11 के लेवल्स पर मार्केट जाकर टिकता हुआ। कुल मिलाकर एक जोरदार सत्र। बीच में ऐसा लगा था कि थोड़ा सा ठंडा हो गया है मार्केट, लेकिन आखिरी 1.5 घंटा एक्शन वाला रहा और शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला। कल ऑफ कोर्स एक्सपायरी का दिन और उसके लिए हम सब तैयार होकर आएंगे, नई खबरें, नए ट्रेड्स, ऑफ कोर्स नए आइडियाज़ लेके। इसी के साथ हम सभी को दीजिएगा इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी रहेगा। बने रहिए। नमस्कार।